कोर्स लॉन्च हो रहा था iOS Oh, डेवलपमेंट yes. पे। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ये कोर्स हो रहा है, कर लेते हैं हम। तो मैंने ऐसे इंटरेस्ट शो नहीं किया। मैंने बोला ठीक है, मेरा नाम कर दो रजिस्टर। वही हम 3 लोग थे, उन्होंने साथ कोर्स किया था। वही 3 हम लोग बाद में जाके फिर को फाउंडर बने। वो साल हमने पूरा फ्रीलांस किया, ठीक है। अपवर्क अकाउंट भी बना लिया था, वहाँ से थोड़े प्रोजेक्ट्स आ गए थे। 2022 में हमने अपना प्रॉपर ऑफिस लिया जो अलग था, कोवर्किंग से सेपरेट। सही है। अभी हम लोग वहीं पर ही हैं। लास्ट ईयर हमारे पास सेल्स प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी। हमारे पास कोई सेल्स पाइपलाइन ही नहीं थी, ठीक है, कोई फनल नहीं था। पर्सनल ब्रांडिंग मैंने समझी कि होती क्या है। और लिंक्डइन बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। जितनी ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको लिंक्डइन दे सकते हैं ना, रिटन और विजुअल कंटेंट में, वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। तो आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया, आपने 50 सीवीज शॉर्टलिस्ट की, आपने 30 इंटरव्यूज़ उसमें से रख लिए, तो लोग आते ही नहीं थे। अच्छा, स्टार्ट तो हमने प्योर रिमोट किया था, तो हमें रिमोट के नुकसान भी पता था, फ़ायदे भी पता था। इवन तो अगर आपको पता हो, फेसबुक वगैरह में ले ऑफ की ईमेल होती है ना, वो ऑटोमेटेड होती है। मैं तो ये कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है। अभी आप AI रिलेटेड बहुत कंपनीज बिल्ड कर सकते हैं, छोटे छोटे SaaS प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि बिज़नेस को समझना ज़रूरी है। पैशन होता है कि बस मुझे चीज़ करनी है, बट अगर उसकी बिज़नेस सेंस नहीं बन रही ना, तो वो नहीं करनी चाहिए शायद आप। Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Kolachi Cast. आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, he has done very wonderful work throughout his journey. और मैं जानता हूँ, मेरे जूनियर थे जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और एक जो रेगुलर पाथ होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का या फिर सर्विसेज इंडस्ट्री में जो लोग हैं, कि वो पहले किसी जगह जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद वो कुछ अपना सर्विसेज का जो भी इनिशिएटिव लेना होता है वो लेते हैं। बट इन दिस केस ये टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो था। अगेंस्ट द ऑल ऑड्स इन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग अपना करियर स्टार्ट किया और उसके बाद कंपनी फॉर्म कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह टुडे ही इज़ रनिंग अ कंपनी गोज़ बाय द नेम हैश पोटैटो, एंड विल डेफिनेटली आस्क अबाउट द नेम टू। Thank you so much, Tabish, for joining us today. थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ताबिश, starting from your journey यूनिवर्सिटी से, तो how was it like? मतलब why did you opt for computer science? अच्छा, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड और देना ज़रूरी है कि कंप्यूटर साइंस क्यों लिया था। सब वीडियो गेम्स खेलते हैं, ठीक है। तो स्कूल लाइफ में बहुत वीडियो गेम्स खेलता था मैं। GTA, काउंटर स्ट्राइक, ये सारे जितने उस ज़माने में होते थे। तो वहाँ से एक शौक़ था कि गेम्स बनाने। वो एक शायद हर एक बहुत सारे लोगों से के लिए ये रिलेटेबल है वाली स्टोरी, कि वो गेम्स बनाना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि हम प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाएं या फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ आ जाएं। तो इंटरमीडिएट में था मैं, तो उस वक्त फिर मैंने ये डिसाइड किया कि And you were doing in computer science? नहीं, आई वाज डूइंग Pre-engineering? प्री इंजीनियरिंग। अच्छा। तो वहाँ और से 9 मैट्रिक बायो में किया होगा? हाँ, मैट्रिक मैंने किया है बायो में। क्योंकि अच्छा, उसकी वजह बताता हूँ। क्यों उसकी वजह ये कि जब मैं 9th में आया था तो कंप्यूटर का मैंने करिकुलम देखा था, तो वो अच्छा। मुझे बहुत बेसिक लगा था। Oh my God. अगर जो लोग मैं जो है सिन बोर्ड में हैं तो उनको पता है कि बहुत बेसिक कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, What is mouse? What is keyboard? तो मैंने बोला ये सब तो मुझे आता है, तो अब ये कि मैं कुछ अलग करूं। हाँ, ठीक बायो है? सीख लेता हूँ। और एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि बायोलॉजी लेने के बाद ना आपके पास इंटरमीडिएट में ना सारे दोनों option ऑप्शंस होते हैं। खुल जाते हैं, बल्कि हाँ। तीनों ही शायद खुल जाते हैं, हाँ। कॉमर्स भी खुल जाता है। तो मैंने बोला ये ले लेते हैं। और एक कुछ था कि बैक ऑफ द माइंड में शायद डॉक्टर बन जाऊँ, ये भी था। अच्छा। सही है। तो उस तरीके से मैं उस पाथ पे चला गया। फिर ये कि मैट्रिक हो गया, फिर इंटर में ये प्री इंजीनियरिंग क्लियर करके फिर मैंने ये कि कंप्यूटर साइंस, मैंने फर्स्ट ईयर में आई थिंक डिसाइड कर लिया था कि मुझे कंप्यूटर साइंस करनी है। इवन मैंने यूनिवर्सिटी भी डिसाइड कर ली थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं And that was not DHS Sofa? दैट वाज DHS सोफा। Okay. सरप्राइजिंगली सही है। अब बहुत अच्छा, उसकी मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि ना मैं शुरू से ना एक बहुत एक समझे कि एवरेज रहा हूँ हर चीज़ में। स्कूल में पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था, बट स्कूल के बाद ये कि हर चीज़ में ना एवरेज, ठीक है। और ये मैं बताता हूँ कि ये वीकनेस क्यों नहीं है, स्ट्रेंथ क्यों है इसके बाद। हर चीज़ में एवरेज, जैसे इंटरमीडिएट में भी एवरेज परसेंटेज, ठीक है। उस समय ना हमेशा ये होता था कि मुझे पता है कि मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है। मेरे कोई ज़्यादा वो नहीं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ या कुछ नहीं। तो उससे फ़ायदा ये होता था कि मैं हर किसी से रिलेट कर पाता था, मैं लोगों से बात कर पाता था, ठीक है। क्योंकि एवरेज क्या होता है, मेजॉरिटी लोग मिल के ये एवरेज बनता है ना, कि ये सही है सारी चीज़ें उसके अंदर। तो ये सीन था कि मैं एक वो चीज़ थी कि एवरेज हूँ। अच्छा, अब उसमें मैं यूनिवर्सिटी क्यों DHS सोफा चूज़ की थी, उसकी भी मैं स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक नेबर था, जो नेचर जानते हो आप उसको।
तो वो DHL सुफा में था, जुनैद अच्छा। मसूद। सही है। तो और मुझे पता था कि मेरा जो है ना क्या कहते हैं उनमें क्या कहते हैं फास्ट में तो मेरा होना नहीं है। सही है ना, मेरा IBA में होना है। अच्छा। ठीक है, एकेडमिक्स की वजह से। ओके। ठीक है, परसेंटेज कम थी, ये चीज़ें थी। तो मैं हमेशा ना मैं एक्सेप्ट कर लेता था कि भाई ठीक है ना, मैं क्योंकि मुझे ये था कि कंप्यूटर साइंस में मुझे चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि भाई आपने स्किल्स खुद सीखनी है। ठीक है, वो एक ब्रांड वैल्यू एक अलग चीज़ है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वो एक साइड की चीज़ है, बट ओवरऑल एक जो बंदा अपने अंदर खुद स्किल्स सीखता है वही जो है मार्केट में स्टैंड आउट करता है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। और फिर मैंने बोला कि मैं क्यों एक चीज़ की तरफ जाऊं जो शायद होनी नहीं है मेरे लिए। मैंने ट्राई ज़रूर किया, मैंने टेस्ट भी दिया, फास्ट का भी दिया, NED का भी दिया, मैंने सबका दिया था, बट वो क्लियर भी नहीं हुए थे और मुझे जाना नहीं था। मतलब ऐसे मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जाना नहीं था क्योंकि क्लियर नहीं हुआ, मुझे जाना ही नहीं था। ओके। मेरा माइंड बन गया था कि मैं जो DHL सुफा ही जाना, व्हाई? क्योंकि वहाँ पर जुनैद था। ठीक है, उसने मुझे बताया यूनिवर्सिटी अच्छी है और ये है और क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल जुनैद है। तो खुद भी कम ही आता था हाँ, यूनिवर्सिटी। नहीं लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था मुझसे। जुनैद कौन सा वाला? जुनैद मसूद, जुनैद जूनियर, मसूद। आप शायद नहीं जानते हो। जुनैद- ACM में था, काफ़ी एक्टिव अच्छा। था ACM में। ये साद यासीन के साथ होता था। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया मैं। और जिसकी वो वीडियो भी एक वायरल वो इतनी वो मुझसे मिलाने की कोशिश की है, वो डिग्री ऐसी दो ग्रेजुएशन बना, पे। हाँ कुछ भी थी। हाँ। तो वो खैर, तो वहाँ से मेरा एक माइंडसेट बन गया था कि भाई ठीक है यहाँ ट्राई करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा तो मैं यहाँ ले लूँगा। और मेरा ये था कि मैं थोड़ा क्या कहते हैं चाह रहा था कि मैं निकलूँ खुद से ना, सही है। बाहर कोई कंफर्ट जोन में ना रहूँ। तो वो भी एक चीज़ थी ठीक कि है। निकल के करना। अच्छा, साइड पे मैं चीज़ें खुद ना खुद करता रहता था, ट्यूशन्स पढ़ा रहा होता था, ऐसी चीज़ें कर रहा होता था। तो हमेशा से ये हसल माइंडसेट था कि साइड पे कुछ गिग्स कर ली, कुछ कर ली इस तरह। यूनिवर्सिटी जब इवन तो स्टार्ट हुई है, सोसाइटीज़ ज्वाइन करना और ये कि उनके लिए फ्री में काम करना, वीडियोस बनाना, वीडियो हाँ, फ्री में एनिमेशन होता करता है। था। सही है। तो ये सब चीज़ें करके ना वॉलंटियर करके, तो इससे ये होता था कि चीज़ें सीखने को मिल गई थी और वहाँ से भी थोड़े बहुत क्लाइंट्स मिल गए थे। तो अच्छा। वीडियो एडिटिंग के, वीडियो एनिमेशन के, तो मतलब पेनीज मिलती थी वो। सही है, लेकिन अच्छा, ऐसे ही लेकिन होता था client कि मिल गए। गुजारा होता था, पेट्रोल के Okay. पैसे निकल गए, ये हो सही। गया। बट ये एक प्रोसेस था ना, एक लर्निंग थी। लोगों को लगता है कि नहीं बिज़नेस स्टार्ट हो गया, अब आज सुबह उठूंगा मैं और बोलूँगा बिज़नेस स्टार्ट कर लो, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो आपने आपको पूरा उस प्रोसेस में डालते हैं, तो फिर उसके बाद जाके आप decision ठीक है, तो you came into university, you didn't had any programming skills at that time. Not at all. So when did you decided कि अब आपको कोई specific skill सीखना है? प्रोग्रामिंग में भी मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में 1 GP आई थी। Oh my तो- god. तो Who उसमें was भी teaching at सर you? तो हाँ, अच्छा। तो वो बहुत उन्होंने अच्छा पढ़ाया था, हाँ नो हाँ, डाउट। he is very good माशाल्लाह। बट ये कि उस वक्त 1 GB आई। उसके बाद ये था कि सेकंड सेमेस्टर आई थिंक समर्स आ गए थे, थर्ड सेकंड के बाद समर जो आते हैं। And was 2017, 18? 2018 हो गया था। अच्छा। 2017 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, बट फॉल में। तो उसके बाद 2018 शुरू हो गया था। Okay. तो वहाँ एक फराज भाई होते थे, हाँ, सही फराज हमारे iOS नहीं, वो डेवलपर। तो मेरे ख्याल ग्रेजुएट हो चुके थे। हाँ, उस टाइम पे हो चुके हाँ। थे, सीनियर थे बहुत। तो उनका Yeah. एक कोर्स लॉन्च हो रहा था iOS Oh, डेवलपमेंट yes. पे। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ये कोर्स हो रहा है, कर लेते हैं हम। तो मैंने ऐसे इंटरेस्ट शो नहीं किया, मैंने बोला ठीक है मेरा नाम कर दो रजिस्टर। तो मैंने कर लिया एनरोल। तो वो मेरा ख्याल है 1 महीना 2 महीने का कोर्स था। और उस टाइम पे हमारे पास मैकबुक भी नहीं थी। उसमें फिर हम वर्चुअल मशीन सेटअप करते थे विंडोज़ में, और फिर iOS की इन्वायरमेंट एक्सकोड सेटअप करके फिर कोडिंग करते थे। तो वो रिमोट ही था उस टाइम पे, ऑनलाइन होता था। तो ये कि उसके बाद क्या कहते हैं, वो कोर्स किया 2 महीने का। तो समझा अच्छा भाई अब कुछ सीख लिया। अच्छा, उस टाइम पे हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ थी कि हमने सेकंड सेमेस्टर में, जब हमने ऊप तो पढ़ी हुई थी, डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़े हुए थे। ठीक है, और हमने उसका एक स्पेशलाइज कोर्स कर लिया जो शायद लोग बहुत बाद में जाके करते हैं। तो वो एक बहुत अर्ली एज में कर लिया। फिर जब वो किया तो उसके बाद थोड़े बहुत रेफरल से काम आ गया कि ये मोबाइल ऐप पे बना दो। तो फ्रीलांस शुरू कर दिया iOS पे। iOS पे। अच्छा। ठीक है, हम 3 लोग थे, हम तीनों को iOS ही आती थी। बिज़नेस का कुछ नहीं पता था, कंप्यूटर साइंस के थे हम लोग। इन तीनों में you were with your co-founders as well? जी, वही हम 3 लोग थे, उन्होंने Okay. साथ कोर्स किया था। वही 3 हम लोग बाद में जाके फिर को फाउंडर बने। अच्छा। तो वो साल हमने पूरा फ्रीलांस किया। ठीक है, अपवर्क अकाउंट भी बना लिया था, वहाँ से थोड़े प्रोजेक्ट्स आ गए थे। तो इस तरह करके हमने फ्रीलांसिंग की। जब 2019 आया ना समर्स, 5th सेमेस्टर जब था, 3rd में कोर्स किया, 5th में ये हुआ। ठीक है, 5th में फिर मैंने बोला कि जून में कि हम लोग इसको एक प्रॉपर बिज़नेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, ताकि ये कि फिर हम इसको प्रॉपरली करें इस काम को। इस दौरान ना कोई इंटर्नशिप की, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता था कैसे बिज़नेस होता है, क्या होता है।
हम लोग बस डेवलपर से हमने काम स्टार्ट कर दिया। और ये कि एक नाम सोचा, ठीक है, वेबसाइट बनाई और बस स्टार्ट कर दिया। नाम कैसे सोचा? नाम ऐसे सोचा कि हैश पोटैटो, हैशिंग से निकला है, ओके। कंप्यूटर साइंस की टर्म होती है। पोटैटो ये कि हमें लगता है कि ना स्टार्टअप की जर्नी जो है ना वो एक पोटैटो की तरह होती है, ग्राउंड अप और ओके। एक सख्त इन्वायरमेंट से गुजर के ना, नहीं, पोटैटो डज नॉट कम अबव। मतलब निकलने के बाद वो उगने के बाद तो निकलता उगने है के ना, बाद तो निकलता है। उग गया ना तो बस वो एक कॉन्सेप्ट था, उस दो वर्ड्स को मिलाया। और एक ये चीज़ थी बहुत यूनिक था उस टाइम पे हम लोग ने ये नाम सोचा तो, क्योंकि और जो भी नाम सोच रहे थे ना वो या तो कोई इंडिया में कोई एजेंसी होती है कुछ होता था, तो वो एक यूनिकनेस नहीं आ रही थी। और मैं चाह नहीं रहा था कि मैं कोई जेनेरिक नाम रखूं जिसमें कोई टेक्नोलॉजीज या सोल्यूशंस हो, तो ब्रांड बिल्डिंग का एक शुरू से था कि करना है, तो ये नाम रखा। और इस नाम के से काफ़ी हमें अट्रैक्शन मिली पिछले काफ़ी सालों में। तो बस ये नाम की का बैकग्राउंड ये है। और स्टार्टअप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि हम अभी भी ये अप्रोच है हमारी सेम, हम स्टार्टअप्स को इसी तरह हेल्प करते हैं। ज़्यादातर हमारे क्लाइंट स्टार्टअप्स ही होते हैं, उनको हम MVPs बना के देते हैं, राइट। और उनको सपोर्ट करते हैं, इस तरह ग्रो होते हैं। तो ठीक है, तो आपने उस टाइम पर जब वेबसाइट वगैरह आप कर दी तो सेल्स पाइपलाइन कुछ थी, मतलब कहाँ से प्रोजेक्ट्स आ रहे थे आपके पास? कुछ भी नहीं। अच्छा, हमें तो मैंने आपको कहा कि हम लोग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, हम लोगों का जो सबसे बड़ा एक वो होता है ना ड्रॉबैक, वो हमें होता है हमें बिज़नेस नहीं आता। ठीक है, ऑनेस्टली अभी भी मैं कहूँगा कि मुझे टिपिकल बिज़नेस नहीं आता। ठीक है, हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब प्रॉब्लम अपने लिए सॉल्व करना था, चलो क्लाइंट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। और एक बस ये था कि भाई बिज़नेस है, ये चीज़ करेंगे तो इसमें एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ये 3-4 चीज़ होती हैं, बट एक जो कोर एक बिज़नेस की होती है ना, सेल्स। ठीक है, अगर सर्विसेज में देखा है 3 ही चीज़ें मेन, सेल्स, HR और आपकी प्रोडक्शन। ठीक है, ये 3 अगर आपने नेल कर लिए तो बिज़नेस आपका कंप्लीट है। तो ये चीज़ें बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके हमने सीखी, बहुत ज़्यादा वो भी कि क्लाइंट्स ख़राब भी तो हो पहले चुके क्या आया था? पहले सेल्स आई थी और पहले यू पीपल डिसाइडेड कि अब हम ये काम शुरू करने लगे? हैं। पहले सेल्स आई थी। पहले सेल आई हाँ, थी। क्योंकि हमने अभी तक भी कोई ऐसा साइट से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, हम लोग कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड हैं। बूटस्ट्रैप किया। और अगर मैं कहूँ तो हमने एक लैपटॉप से स्टार्ट किया है। ठीक है, जो एक मेरे लिए भी एक इंस्पायरिंग चीज़ है, और दूसरे जो लोग देख रहे हैं वो यही कि जब मैं अगर एक लैपटॉप से स्टार्ट कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो बस वहाँ से स्टार्ट किया था। सो यू वर इन 5th सेमेस्टर एट द टाइम? 5th सेमेस्टर में। अच्छा, तो बाय द टाइम यू वर ग्रेजुएटिंग यू ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग फॉर यू? अच्छा, 5th सेमेस्टर में हमने स्टार्ट किया ना, तो हम लोग बस ये था कि कंपनी थी, बट वो एक ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर्स है। ठीक है, 3 लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिर बाद हर किसी की अलग प्रोफाइल है, हर किसी के पास अलग प्रोजेक्ट आ रहा है और रेफरल से आ रहे हैं, मतलब साथ मिलके ही काम करते थे। बट वो होता यही था कि टेक्निकली अगर एक हायरार्की देखी जाए तो वो कोई कंपनी स्ट्रक्चर या बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं था, वो एक फ्रीलांसर्स थे। ठीक है, तो साथ बैठ के काम कर रहे थे और कोई ऑफिस नहीं था। 2019 में सब रिमोट था। फिर ये कि हमने कुछ हायरिंग्स की, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंटेंट राइटिंग की, एक दोस्त को हायर कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये कि डिज़ाइनर्स थोड़े बहुत हायर कर लिए, जो चीज़ें हमें नहीं आती थी ना हमने उनकी रिसोर्सेज हायर करना शुरू किए, इंटर्न्स थोड़े बहुत हायर करना शुरू किए। इस तरह मतलब कि एक प्रोजेक्ट आ गया तो इंटर्न्स हायर कर लिए, इस तरह करके बहुत छोटे लेवल पे काम किया। 2019 से 20 तक यही चला। ठीक है। 20 से फिर 20 के एंड में ना हमने एक प्रॉपर फिर क्या कहते हैं कंपनी फॉर्म की, आई थिंक नवंबर में या उसमें, जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ। उसके बाद फिर हमने मार्च में 2021 में पहला ऑफिस लिया। इस टाइम पे हमारे पास कुछ 3 इंटर्न 4 इंटर्न ऐसे करके ना कुछ 5 लोगों की टीम थी। छोटा सा रूम था एक, बिल्कुल मतलब मैं यहाँ पर तो एग्जांपल दे भी नहीं सकता उसकी माशाल्लाह। पीछे तरफ छोटे आई थिंक ये वाला रूम जितना होगा सही है। उसमें ये कि वो एक कोवर्किंग स्पेस में था। ठीक है, वहाँ मेरा ख्याल है 4 लोगों की बैठने की जाती, हम 5 बैठाते थे। सही है, ये कॉन्सेप्ट था वहाँ पर। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। हमने बोला स्टार्ट करेंगे तो अच्छा, इस वक्त मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी में था। हमें एक फ़ायदा ये हो गया कि उस टाइम कोविड आ गया था। कोविड से सब क्लासेस रिमोट हो गई थी, तो ये कि हमें एक एज मिल गया कि हम बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस कर पाए। पढ़ाई पे तो मेरा तो वैसे ही फोकस नहीं था सही है, तो मैंने बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस किया। पढ़ाई से ज़्यादा स्किल्स पे फोकस था, तो स्किल्स पे फोकस किया और बिज़नेस पे फोकस किया। ठीक है, आप स्किल करते रहे। तो आप ग्रेजुएट हुए, उसके बाद यू ऑलरेडी हैड द कंपनी फॉर्म, ऑफिस भी बना हुआ था और वहीं से फिर उसको स्टार्ट कर लिया। उस टाइम वो एक रूम से स्टार्ट किया, फिर 2 महीने बाद उसी कोवर्किंग में एक और बड़ा रूम ले लिया। अच्छा। फिर 3 महीने बाद उससे भी बड़ा, फिर उस बिल्डिंग के सबसे बड़ा ऑफिस ले लिया था, तकरीबन काफ़ी 15 लोगों की जगह थी उसमें। तो वो लेके फिर 2022 में हमने अपना प्रॉपर ऑफिस लिया जो अलग था, कोवर्किंग से सेपरेट। सही है। अभी हम लोग वहीं पर ही हैं। ओके, तो क्या यू मेंशन यू स्टार्टेड विद iOS डेवलपमेंट?
ठीक है, और उसके बाद जब आपने कंपनी फॉर्म की है, मेरे ख्याल है वो जावास्क्रिप्ट और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे। अच्छा, इस पे मैं आता हूँ। ये एक और गलती जो हमने की थी, जो मैं सबको मना करूँगा कि ना करें। हमने एक तो ना, आप स्पेसिफिक बोलते हैं नीच बनाओ, हमने उसको बहुत ज़्यादा ही एक नीच बना ली थी कि हम बोलते थे हम सिर्फ iOS ऐप्स करते हैं। अच्छा। वो उससे बिज़नेस नहीं बन सकता था, क्योंकि क्या प्रॉब्लम आती थी कि कोई भी क्लाइंट आता था, चाहे छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, वो कहता था मुझे एंड्रॉयड भी चाहिए, एंड्रॉयड भी चाहिए। फिर मुझे डिज़ाइन भी चाहिए। तो वो एक कंप्लीट पैकेज आप नहीं दे पाते तो वो चला जाता था, और हम तीनों को एक ही काम आता था। तो फिर हमने बीच में एक पार्टनर को मैंने बोला कि भाई तुम डिज़ाइन सीखो। उसने डिज़ाइन सीखा, तो वो डिज़ाइन साइड पूरा उसने टेक ओवर किया। फिर हमने एक और पार्टनर को ऑन बोर्ड लिया था, क्या कहते हैं, आई थिंक 2022 में ही, 2022 में या 21 में, 21 के एंड में बल्कि, सही है। तो ये कि फिर हम लोग उसको, ये कि वो फुल स्टैक का प्रॉपर एक्सपीरियंस था, ठीक है, और वो एक प्रॉपर CTO माइंडसेट वाला था, टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़बरदस्त था। तो उसको हमने ऑन बोर्ड लिया। फिर ये कि वहाँ से फिर हमें आसानी एक तरीके से हो गई। फिर मैंने मूविंग फॉरवर्ड, मैंने तो फिर प्रॉपर सेल्स मैंने टेक ओवर की। इस तरह हमने ऑपरेशंस एक पार्टनर ने टेक ओवर किया, टेक्नोलॉजी एक ने टेक ओवर किया, इस तरह डिवीजन की, जो एक प्रॉपर बिजनेस की या कंपनी की हायरार्की होती है। तो उस डायरेक्शन में फिर हम लोग गए। बट ये स्लोली गया, क्योंकि हमारे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस था नहीं, ना हमने कभी कोई जॉब की थी, हमने सब पार्टनर से कभी जॉब नहीं की, ना इंटर्नशिप की। डू यू थिंक दैट बिकम एनी सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम हुई ड्यूरिंग योर होल जर्नी? हुई प्रॉब्लम्स बिल्कुल हुई। अगर मैं बोलूँ नहीं हुई तो वो गलत होगी। प्रॉब्लम्स हुई ना, बट उनके सॉल्यूशंस ढूंढना आसान थे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत था और उस टाइम पे हम यूनिवर्सिटी में थे, ठीक है। और जो मैं कहूँ ना, रिस्क एपिटाइट वो था, और इतना बड़ा रिस्क था भी नहीं। मतलब वर्स्ट केस में क्या होता था, एक चीज़ नहीं होती बंद कर देते, ठीक है, ऐसा था सीन, या कुछ और कर लेते। उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने क्या कहते हैं, जो चीज़ें हम लर्निंग शायद कहीं 2 महीने इंटर्नशिप करते या 3 महीने करते। अच्छा, वो भी सब्जेक्टिव है चीज़, आपको ही पता होगा, आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, कुछ लोग आते हैं जो प्योर बस बोलते हैं कि हम काम करेंगे चले जाएंगे, उनको इस चीज़ से कोई वो नहीं होता कि बिज़नेस कैसे रन हो रहा है, ठीक है, या अगर मैं कल को बिज़नेस रन करूँ तो मैं इनसे ठीक हूँ, या मैं सीखना चाहूँ। तो वो एक कॉन्सेप्ट अगर, या अगर जो दूसरा बंदा है वो भी क्या इंटरेस्टेड है मुझे सिखाने के लिए, तो वो एक चीज़ होती ना कि फिर वो, मैं एक कंस्ट्रेंट्स ये वाले भी होते ना कि लेट सपोज अगर मैं जॉब कर भी लेता, बट अगर मुझे वो वाली इन्वायरमेंट ही ना मिलती है, मैं सीख पाता, सही है। तो शायद मैं फिर जॉब में ही रह जाता। तो इतने सारे डिसीजंस होते हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स क्या क्या देने हैं, उनका इंक्रीमेंट कैसे होना है, और सेल्स किस तरीके से लानी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। कुछ तो यह है कि आप बैठ के 1-on-1 सीखते हैं, कुछ सवाल करके पूछते हैं और सीखते हैं आप, और इसके अलावा आप इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो यू डिफाइड ऑल ऑफ दैट। तो मतलब ये सारी चीज़ें फिर कहाँ से? अच्छा, ये सारी चीज़ें, एक तो ये कि देख देख के, सही है, मतलब कुछ सीनियर से बात करके आपकी जर्नी देखी थी, तो वो एक इंस्पायरिंग थी चीज़। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन भी कुछ लोगों से और कुछ इनडायरेक्टली भी, ठीक है। और मेरा ये होता है कि मैं ना बहुत जल्दी इंस्पायर भी हो जाता हूँ, मोटिवेट भी हो जाता हूँ। और बट मेरे लिए एक चीज़ ये होती है कि किसी से अगर मैं इंस्पायर हो रहा हूँ तो उसकी जर्नी से मैं रिलेट कर पाऊँ, ठीक है। मैं स्टीव जॉब से नहीं हो सकता इंस्पायर, या मैं बिल गेट से नहीं हो सकता, इलॉन मस्क से भी नहीं हो सकता, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी जर्नी बहुत अलग है, ठीक है। अगर वो ड्रॉप आउट से भी ना, तो वो, अगर मैं पाकिस्तान में रह के ड्रॉप आउट होता तो मैं नहीं हो सकता वैसा। आइका यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट बहुत वर्सेस फ़र्क है, हार्वर्ड, बहुत फ़र्क है, या ठीक है। और दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ का फ़र्क है, ठीक है। वो एक चीज़, मतलब मैं, आप मुझे 100 साल भी दे देना, पाकिस्तान से वो इस तरह की नहीं प्रोड्यूस हो सकती चीज़ें। उनको हो सकता है 200-300 साल लगे हुए हैं। वो नहीं हो सकती, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना यहाँ पर। तो मैं क्यों उनको देख के, एक तो मैं हूँ कि यार इनके पास इतना ज़्यादा है और ये वो मेरे पास नहीं है, पहली चीज़। दूसरी है कि मैं अगर इंस्पायर हो जाऊँ कि नहीं, अच्छा इन्होंने इतना बड़ा कर लिया तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। हमारे पास एक तरह से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा ही है। अब ये नहीं कह सकते कि यार उतनी बड़ी नहीं है, हो सकता है उससे ज़्यादा बड़ी हो, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन उतनी बड़ी है, और आगे चल के जिस तरीके से मतलब AI जितने भी रेपिटेटिव काम हैं वो कर रहे हैं, तो बाकी बच कौन से जाएंगे? जो इंसान कर सकते हैं, तो इंसान कहाँ रहते हैं? इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं सबसे ज़्यादा। तो हमारे पास मतलब मूविंग फॉरवर्ड हो सकता है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हो, बट उसको सॉल्व करने के लिए बाहर से कोई बंदा आके उसको सॉल्व करेगा। हम अपने कल्चर को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, और लोगों के साथ जिस तरीके से काम करना है, तो मेरा ख्याल है दैट कैन बी अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, बट माइट बी, हु नोस, बिगर अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा ही है। और मैं ये कहता ना कि इंस्पायर होने के लिए, तो फिर मैंने आसपास अपने लोग देखे जो सिमिलर स्टार्टअप्स उन्होंने शुरू किए, आप थे और भी लोग थे,
तो फिर मैंने बोला कि अच्छा इनकी भी सेम जर्नी है ना मेरी वाली, मतलब कोई ये एलियन तो है नहीं, ठीक है, इन्होंने भी सेम तरीके से स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत हो सकता है 19-20, बट इन ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बस ये एक चीज़ थी, और फिर सीखने की भी पूछा चीज़ें, सवाल किए कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सही। तो इनका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। तो उस तरह कर करके फिर आपस में तो ताबिश थ्रू आउट दिस जर्नी, तो आपको लगा, कितनी दफ़ा लगा, मतलब ये लगा तो होगा कि इट्स नॉट वर्किंग, आई शुड क्विट और आई शुड डू समथिंग एल्स? अच्छा ये एंटरप्रेन्योर्स होता है ना, मैंने जितना लोगों से पूछा और समझा, वो चाहे उनका कितना भी बड़ा बिजनेस हो ना, उनको एक बैक ऑफ द माइंड ये खौफ रहता है, ये चीज़ कि भाई ये बंद हो चीज़ कल जाएगा। बंद हो जाएगा। हाँ। सही है, ये रहता है, आपको भी होता होगा। तो ये तो हमेशा रहता है, सही है। बट उसके अलावा ये कि हाँ, ये मैं कभी ऐसा नहीं कि अच्छा बस छोड़ दिया, नहीं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। लास्ट ईयर हमारे पास सेल्स प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, हमारे पास कोई सेल्स पाइपलाइन ही नहीं थी, ठीक है, कोई फनल नहीं था। तो पहले सेल्स कैसे आ रही थी? सेल्स मतलब जो आ रही थी ना, वो इस तरह आ रही थी ना कि मतलब बस समझे कि उस लेवल पे आ रही थी कि एक सिस्टम चल रहा है कि बस नहीं, वो आ कहाँ से रही थी? मेनली तो आपकी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से आ रही थी, ठीक है, ठीक और उसमें भी रेफरल से आ रही इनवाइट थी। आ रहे थे? नहीं नहीं, इनवाइट्स प्रपोजल्स सब चल रहा था, ठीक अच्छा। है, बट एक उस तरीके से नहीं था ना कि अगर मैं लेट सपोज बोलूँ कि मैं अगर चला जाता हूँ इस कंपनी से, या अगर हम पार्टनर हट जाते हैं, तो क्या ये बिज़नेस रन कर पाएगा। तो वो सवाल थे 2-3। अच्छा। सही है, तो उसमें यही दिख रहा था कि अगर हम लोग हटेंगे तो नहीं चल पाएगा, अच्छा। ठीक है, उस पिछले साल या 1.5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो एक ये चैलेंजिंग चीज़ थी कि बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो आप बिज़नेस इसलिए कर रहे हो कि आप सिर्फ मैनेज करो, ठीक है, चीज़ें खुद रन हो रही हैं, और एक सक्सेसफुल बिज़नेस की यही एक निशानी है कि आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद बैठ के काम ना करना पड़े, आप डिसीजन मेकिंग में हो, स्ट्रेटजी में हो, ग्रोथ में हो, ठीक है, ये सब चीज़ों में। तो वो एक प्रॉब्लम थी, तो मैंने बोला कि इसमें अच्छा प्रॉब्लम का कॉज क्या है, सेल्स टीम नहीं है, ठीक है, सेल्स टीम बिल्ड करनी चाहिए, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है, तो एक चीज़ सेल्स टीम बिल्ड होगी, सेल्स चैनल्स बिल्ड होंगे, तो फिर एटलीस्ट ये होगा कि ये वाला सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा। तो फिर मंथ ऑन मंथ ये होगा कि भाई ये एक इस तरीके से चल रहा है काम, और फिर हम साइड पे हो गए, फिर ग्रोथ पे काम करेंगे, ठीक है, है। फिर पॉलिसी मेकिंग पे काम करेंगे, फिर सिस्टम पे काम करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेंगे। तो वो एक पूरा 1.5-2 साल में हमने ये चीज़ की। कैसे, क्या सेटअप किया, क्या स्टेप्स लिए आपने? सिमिलर बिजनेस को थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश की, कॉपी तो नहीं कहूँगा, मतलब एक इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की। अच्छा हमारा ना ये होता है, काफ़ी लोगों का ये होता है कि हम कुछ अलग करें, ठीक है, अब अलग करने के लिए ना आपके पास एटलीस्ट जो फाउंडेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यूएसपी एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है, विजन एक सेपरेट चीज़ है, बट एक अगर कोई बिज़नेस है ना, उसका अगर एक कोर फाउंडेशन है, वो इसी तरह होना चाहिए जो हर बिज़नेस फॉलो कर रहा है। सर्विस का फाउंडेशन क्या है, सेल्स है, ठीक है, अगर आप सेल्स को इग्नोर कर दोगे और आप मार्केटिंग पे चले जाओगे फुली, तो नहीं चलेगा आपका बिज़नेस, ठीक है। उसके बाद आपके ह्यूमन रिसोर्स सॉलिड होनी चाहिए, वो सॉलिड नहीं है तो आपके नहीं चल सकता, ठीक है। और फिर प्रोडक्शन पे ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आते हैं, प्रोडक्शन में फिर आप इंजीनियरिंग में किस लेवल पे जा रहे हो, वो एक बात की बात है। तो ये 3-4 आपके ना सॉलिड होने चाहिए। आप बोलो नहीं हम तो एक जो है कंपनी है, जो हम एक हमारा कल्चर है कि हम तफरी करते हैं, ठीक है, या बस हम तो बस एक मतलब बिज़नेस फोकस नहीं है, हम बस एक ना अलग डायरेक्शन में है कि हम कुछ ना दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, लेकिन हमारी फाउंडेशन ही वीक है, और दुनिया को नहीं लग रहा कि आपकी फाउंडेशन वीक है, आपको पता है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। तो वो था कि भाई उस पर काम करना है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जो दूसरी सर्विस कंपनीज हैं वो भी तो एक फाउंडेशन भी चल रही है ना। ठीक है, तो बस तो आपने क्या किया, दूसरी कंपनीज सेल्स किस तरीके से ला रही थी? हाँ, वो हमने फिर उनको फॉलो किया जो हमारे सिमिलर मॉडल में थी, ठीक है, है। जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे थी, ओके। ठीक है, या जो रेफरल्स के थ्रू काम कर रहे थे, ठीक है। तो उनको फॉलो किया, उनको देखा कि भाई अच्छा इनके पास एक टीम होती है, ठीक है, वो टीम फिर क्योंकि जाहिर सी बात है आप सारा काम अकेले नहीं कर सकते, ठीक तो है। वो टीम फिर एक चीज़ को बढ़ाएगी, ठीक है, सही वो है। बढ़ेगी, फिर आप ये क्या कहते हैं प्रॉपर ब्रांड बिल्ड करनी है आपने, उसकी बेसिस पे फिर क्लाइंट्स ज़्यादा आसानी So से। you went on to build your team around a specific platform? हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कि स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से मुराद से उस पर नहीं कहूँगा मैं, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म एक स्पेसिफिक सिस्टम पे, Okay. ठीक है, कि प्योर एक अगर रिसोर्स आती है तो वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, अच्छा। वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें मैं डेवलप करूँ जो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डेवलपर के अंदर होती हैं, ठीक है, वो एक चीज़ उसके अंदर कि भाई वो कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, परसुएसिव स्किल्स हों, ठीक है। ठीक है, कैसे। अच्छा एक और चीज़, हमारी जो बिज़नेस डेवलपमेंट टीम है ना, उसमें हमारा एक कोर फोकस होता है कि टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। एक
समझें कि उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो एक किसी क्लाइंट से खुद से कम्युनिकेट कर सके। वो हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस टीम के अंदर, मतलब जिस तरह हम एक बात करें जनरली अपवर्क की जो एजेंसीज होती हैं तो उसमें जो सेल्स मॉडल होता है उसके अंदर पहले आपके पास बिडर होता है, बिडर के बाद आपके पास एक क्लोज़र होता है, क्लोज़र के बाद आपके पास या तो पीएम होता है टेक्निकल साइड के ऊपर डील करने के लिए। तो ये 3 तरह की लेयर्स होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप समझते हैं कि जो बिडर है उसको भी टेक्निकल चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। क्योंकि उसने प्रपोजल भेजना है अगर, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है प्रपोजल में, उसने कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है। ठीक है। और अगर वो प्रपोजल में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा तो उसको रिप्लाई नहीं आएगा। और फिर ये कि ऑब्वियसली मीटिंग किसी और ने करनी है नहीं करनी वो एक अलग बात है, बट एक चीज़ एक नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हम लोगों का ये होता है कि मैं कहता हूँ कि हम लोग एक हाईली टेक्निकल कंपनी है, ठीक है, हम लोग ब्लॉकचेन में काम करते हैं, ठीक है, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मतलब एंड टू एंड डिज़ाइन से लेकर यूज़र रिसर्च कैसे होती है, फिर लो फिडेलिटी डिज़ाइन बनना है, फिर हाई फिडेलिटी बनना है, मतलब हमारा काम ना उसमें बड़ा एक क्वालिटी फोकस होता है। लो फिडेलिटी हाई फिडेलिटी व्हाट इज दैट? मतलब एक डिज़ाइन में प्रोसेस होता है, ठीक है, वाई फ्रेमिंग करनी है आपने, ब्लैक एंड वाइट बनेगा पहले पूरा, फिर वो अप्रूव होगा, ठीक है, फिर उसमें एसिड्स ऐड होंगे, ग्राफिकल एसिड्स, कलर्स ऐड होंगे, फिर उसकी प्रोटोटाइपिंग होगी, ठीक है, फिर क्लाइंट अप्रूव करेगा तो ही डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो लो फिडेलिटी यू मीन वायर फ्रेमिंग? वायर फ्रेमिंग ये मतलब ये सारी टर्म्स हैं, ठीक है, Okay, डिज़ाइन की। बट पॉइंट ये है कि क्योंकि हम एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं ना, कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं और डिज़ाइन में भी एक सॉलिड बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें पता हैं कि ब्रांडिंग में किस चीज़ों का ख्याल रखना है, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं बेच देनी कि जो आगे आगे हमारे लिए मसला हो या क्लाइंट के लिए मसला हो। तो वो चीज़ें हम जब फॉलो करते हैं तो फिर वो स्टार्ट ज़ाहिर है नीचे से ही होती हैं, तो सेल से स्टार्ट होगी ना वो, फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स तक जाएगी, एसक्यूए तक जाएगी, डेवलपमेंट टीम तक जाएगी, तो वो एक फोकस रहता है। तो इस प्रॉब्लम को आपने किस तरीके से सॉल्व किया? लाइक हायरिंग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड सेल्स पीपल? थोड़े बहुत, ठीक है। अच्छा। हाँ, अब उसमें भी वही देन अगेन दूसरी चीज़ आ जाती है कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं तो उनमें कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं, ठीक है, कुछ और बैकग्राउंड वाले होंगे तो उनके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आपको मिक्स एंड मैच करके कुछ बनाना होता है कॉम्बिनेशन। तो वो एक बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, इस तरह एक चीज़ ग्रो हुई, ठीक है, और ऑटोमेट हो गए, मतलब इतने इस हद तक ऑटोमेट हो गए कि अभी एटलीस्ट अगर मैं तो सेल्स टीम की आपकी हायरार्की क्या है? हायरार्की मतलब इसी तरह है कि अभी मैं प्रॉपर लीड कर रहा हूँ, ठीक है, सेल्स टीम को, ठीक है। उसके नीचे एक लीड है, ठीक है, उसके नीचे फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसकी आपसे नीचे है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई देखना कि क्वालिटी कैसी है। एक तो प्रपोजल आप भेज रहे हैं, ठीक है, उसमें लेकिन क्वालिटी भी चेक करनी है, वो एक सर्टेन क्राइटेरिया मैच कर रहा है नहीं कर रहा। फिर बजटिंग, ठीक है, कितने ROI देखनी है आपने, कितने पैसे लगाए कितना रिटर्न मिला। उसके बाद ये चीज़ आपने चेक करनी है कि कह सकते हैं कि फोकस लेवल कितना है टीम का, ये बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू इवैल्यूएट दैट? वो इस तरह के लेट सपोज़, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑफर की बात हो रही है तो प्रपोजल अगर लेट सपोज़ मैंने एक रिसोर्स को कहा कि आपने 10 प्रपोजल भेजने हैं डेली के, अब वो चाहे तो वो 1 घंटे में 10 भेज दे, बट वो बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल क्या है कि उसके जो 8 घंटे का वर्क डे है उसके अंदर वो स्प्रेड आउट होने चाहिए, और एक ईगल आई की तरह उसको देख के कि भाई ये जो जॉब है इस पर मैं अप्लाई करूँगा और वो बेस्ट जॉब होगी और उस पर बेस्ट प्रपोजल भेजेगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होना, ठीक है। तो एक चीज़ें चेक एंड बैलेंस रखना, ये सब चीज़ें वो इस लीड का काम है, मैनेज करना। अब फर्दर मुझे इसको हायरार्की को और आगे इंशाल्लाह टीम बढ़ती है तो वो फिर मैं इसको और कर दूँगा, ऐसे बढ़ाते हैं। वो कैसे हो सकता है? अच्छा, मेरा ये होता है कॉन्सेप्ट कि ना टीम के अंदर ही प्रमोशन करना, ठीक है। मेरा ये नहीं है कि मैं मार्केट से किसी एक्सपीरियंस बंदे को हायर करके मैं एग्जिस्टिंग टीम में ले आऊँ, हालांकि वो भी ज़रूरी चीज़ है, कभी कभी वो भी करना चाहिए आपको, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर तो पोटेंशियल दिख रहा है ना आपको तो आप प्रमोट करें। तो अभी भी जो मेरा लीड है वो प्रमोशन के बाद ही ऊपर गया, हमारे रैंक्स बने हुए होते हैं, तो इंटर्न है, फिर एसोसिएट है, फिर रैंक 1, फिर 2, फिर 3, तो इस तरह अपग्रेड होते रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं, बेनिफिट्स भी बढ़ते जाते हैं। तो ये पूरा एक सेल्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसका दूसरी साइड है फिर सॉलिड जो एक प्रॉब्लम है वो HR, तो ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर्विसेज में, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सेल्स या डेवलपमेंट का बिजनेस नहीं है इंजीनियरिंग का, ये बिजनेस ही HR का है। कुछ लोग इस बात पे भी एग्री करते हैं। दैट इज योर मेन प्रोडक्ट। ऐसा ही है, तो ह्यूमन रिसोर्स उसका ज़्यादा उस पर समझे, मैं सेकंड पिलर उसी को कहूँगा। प्रोडक्शन या इंजीनियरिंग पे फिर आप उसमें होता है कि 19-20 होता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स भी पूरा हमने डिपार्टमेंट सेटअप किया, टीम सेटअप की, यही लास्ट 1.5 साल के अंदर उस टीम को इतना इंडिपेंडेंट किया कि वो खुद से डिसीजंस ले सकें और कम से कम टाइम में हेड हंटिंग कर सकें,
ठीक है। साइड पे ब्रांड बिल्डिंग की, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि कोई भी ऐसे अगर कोई भी ऐसे नाम सुनता है ना कंपनी का, तो उसको क्लिक करता है कि अच्छा ये मैंने लिंक्डइन पे देखी है कंपनी, तो वो चाहते हैं कि वो काम करें। या अगर वो मेरी जर्नी देखते हैं, कहीं अगर मेरी कोई पोस्ट देखी हो, कुछ देखा हो, तो उससे इंस्पायर हो जाते हैं, तो इससे हायरिंग में आसानी हो गई। So let's talk about the brand building because I saw you posting a lot of good stuff, and that was before ChatGPT came into being. So usse you ended up on a webinar with Payoneer as well. So सही है। what was the journey behind throughout? Walk me through, and also talk about ke how did the idea came into being. अच्छा, फ्यूचर फेस्ट हुआ था आई थिंक 2021 वन में या 22 में एग्जैक्ट जो इस्लामाबाद वाला हुआ था। इस्लाम वाला 22 में हुआ था या 1 में हुआ था? मेरा ख्याल है वो 2 में हुआ 2 था। में हुआ सही। था। हाँ 2 में। तो वहाँ मैं गया था। तो वहाँ जब मैं गया ना, तो मैंने वहाँ अपनी जर्नी बताई बहुत सारे लोगों को। उस वक्त मैं मेरे ख्याल है आई वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। हाँ, तो उस वक्त मैं जब गया वहाँ पर, मैंने अपनी जर्नी बताई, तो बहुत सारे लोग एक इंस्पायर हुए, नाम से बहुत इंस्पायर हुए। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ हुई क्लिक के मुझे ना इस चीज़ को शायद प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। उस टाइम पे मैं कुछ ग्रुप्स का भी पार्ट था जो क्या कहते हैं इसी चीज़ पे फोकस है, पर्सनल ब्रांडिंग रिलेटेड। तो पर्सनल ब्रांडिंग मैंने समझी कि होती क्या है। तो पर्सनल ब्रांडिंग मैंने समझी तो मुझे समझ आया, अच्छा टेस्ला जो है वो, एक तो टेस्ला तो ब्रांड है, वो अपने इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा है, बट टेस्ला की जो एक सक्सेस का बहुत पीछे एक जो रीज़न है वो इलॉन मस्क की पर्सनल ब्रांड भी है। ठीक है। तो वो मुझे समझ आई कि कैसे इम्पैक्ट करती है। अब ऐसे इलॉन मस्क है अगर, तो वो कोई बात करता है अगर, तो उससे डायरेक्टली टेस्ला के शेयर्स भी इम्पैक्ट होते हैं, उसकी मार्केट इम्पैक्ट होती है। क्रिप्टो करेंसी पे इलॉन मस्क का बहुत इन्फ्लुएंस है। ठीक है। इस तरह और चीज़ों में तो समझ आई कि जो बिजनेसेस है ना, उनमें जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको कुछ लेवल की पर्सनल ब्रांड होनी चाहिए, और जब आप कुछ गलत नहीं करें तो आपको ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। सर्विसेज में बहुत कम लोग हैं इस तरह। अच्छा, प्रोडक्ट में ये कॉमन है, प्रोडक्ट में आपको दिखेंगे सादा पे के CEO भी आपको दिखेगा। ठीक है। और भी जो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी पाकिस्तान में, उनके आपको दिखेंगे। या CEOs वो एक अलग से एक ब्रांड बट सर्विसेज में नहीं कर रहा था कोई भी। सर्विसेज में नहीं कर बहुत कम लोग कर रहे थे। ठीक है। तो वो एक चीज़ मुझे दिखी, मैंने बोला मैं स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो वो लोगों ने उससे रिलेट किया, तो मेरी पोस्ट पे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आना शुरू हो गए, मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। और क्योंकि अभी क्या स्ट्रैटेजी क्या थी वो, मतलब ह्यूमन कनेक्शन। अच्छा। ठीक है। कुछ भी नहीं था, क्योंकि लिंक्डइन पे आपने देखा मोनोटोन बहुत पोस्ट होती हैं, बस एक सिंपल टोन है। ठीक है। एक रोबोटिक वॉइस सी लगती है, तो वो चीज़ ना एक कनेक्ट नहीं कर पाता इंसान उससे। तो मैंने उसमें ह्यूमन नेचर ऐड किया। ठीक है। मैंने खुद से पोस्ट की, कोई नहीं की टीम में, मैं खुद करता था। ट्विटर पे भी गया मैं, वहाँ भी स्टार्ट किया। तो और लिंक्डइन बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। जितनी ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको लिंक्डइन दे सकता है ना, रिटन और विजुअल कंटेंट में, वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। ऑर्गेनिक है प्योर। जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक मैं कहूँगा कि वीडियोस में या वर्टिकल फॉर्म वीडियोस में सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनिक रीच देता है आपको विदाउट एनी स्पेंडिंग। इसी उस समझे टिकटॉक जो है ना, लिंक्डइन जो है ना, वो रिटन कंटेंट का टिकटॉक है। इसको मैंने ये चीज़ क्रैक की। तो उससे क्या हुआ, आप पोस्ट करेंगे तो वो ऊपर जाती रहेगी। तो बस एक नॉर्मल बात की, बिज़नेस रिलेटेड बात की, और क्या कहते हैं जनरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड बात की, तो लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। अच्छा, पेयोनीर की आपने बात की थी। पेयोनीर के कंट्री हेड मुझे मिले थे फ्यूचर फेस्ट में। अच्छा, दैट वाज आल्सो हैपेंड इन 2022। वही इसी टाइम। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जर्नी अच्छी है और ये सब है, इंस्पायरिंग है, तो मैं तुम्हें उस पर बुलाऊँगा वेबिनार पे। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो वेबिनार वहाँ से हुआ था। तो उसके बाद ये कि मैं काफ़ी ज़्यादा फिर पोस्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी मैंने, और ये सब चीज़ें हो गई थी। फिर अभी मैंने कुछ महीनों से मैंने इस चीज़ पे थोड़ा सा टोन डाउन किया, बट मैं इसको दोबारा से अभी स्टार्ट करने वाला उसकी क्या वजह बनी? उसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा कि अभी, क्योंकि वो मैं इसको कहता था कि मार्केटिंग साइड है वो, ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ें हो रही है, बट मैंने बोला कि मैं पहले थोड़ा सा और ना सेल्स को वो कर लूँ, एम्पावर कर लूँ। जब सेल्स मेरी और थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, फिर मैं मार्केटिंग की तरफ दोबारा से चला जाऊँगा। तो अभी ऐसे ही मैं इस पॉडकास्ट पे आया हूँ, तो वो ऐसी वजह से आया हूँ कि मैंने बोला कि मैं इसको दोबारा से रिज्यूम करूँ और ये वाली चीज़ें दोबारा से करूँ और स्टोरी टेलिंग करूँ, क्योंकि ये मुझे एक चीज़ फील होती है कि आपने कहानियाँ सुनानी है। सेल्स भी यही है। एवरीवन हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज। वो यही है। तो अब मेरा ये होता था कि मुझसे जो है ना बहुत सारे यंग लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे
तो उस वजह से एक चीज़ होती थी। अच्छा, इससे फ़ायदा मुझे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना इस पूरी चीज़ से, वो मैंने आपको HR का बताया, ह्यूमन रिसोर्स का। रिक्रूटमेंट में इतना फ़ायदा हो कि मैं आज भी अगर मेरी कंपनी कोई हायरिंग डालती है ना अपने पेज से, तो उस पर इतनी CVs नहीं आती या उस पर इतनी नहीं अच्छा। आती, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता जितना अगर मैं पोस्ट डालता हूँ तो वो एक चीज़ बन गई। 10,000 इम्प्रेशन, 15,000 इम्प्रेशन, अच्छा। मतलब पीक पे तो 40-50,000 इम्प्रेशन भी गए हैं मेरे एक टाइम पे। Right. So let's get back to services. So you mentioned human resource is the biggest asset, and that is what it is. ऐसे ही। कि जिन कंपनीज के पास 400 लोग हैं या 800 लोग हैं, तो वो 800 का बिजनेस लेकर आ रहे हैं और वो उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने आपके पास लोग हैं उतना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपका रेवेन्यू और आपके प्रॉफिट्स। तो किस तरीके से आपने मैनेज किया थ्रू आउट हायरिंग, कैसे की, क्या पैरामीटर्स आपने रखे हुए हैं, क्या चैलेंजेस आए इसके अंदर? अच्छा, HR में ना शुरू में हमें बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी जो शायद लोगों को समझ ना आए, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एज अ स्टार्टअप तो बहुत बड़ी हैं कि लेट सपोज एक आपने CV आया आपके पास, ठीक है, तो आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया, आपने 50 CVs शॉर्टलिस्ट की, आपने 30 इंटरव्यूज़ उसमें से रख लिए, तो लोग आते ही नहीं थे। अच्छा। लोग आते ही नहीं थे सही है, तो ये पता नहीं क्यों, ठीक है। अच्छा, लोग आ रहे हैं तो टाइम पे नहीं आ रहे, ये वाली बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो ना उसके बाद हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया प्रोसेस को। हमने बोला हम सिर्फ इंटरव्यू की स्टेज तक उस रिसोर्स को या उस कैंडिडेट को लेके आएंगे जो हमारे एक सर्टेन पैरामीटर से पास हो जाएगा। वो क्या है कि आपकी एक तो इनिशियल पहले चैट पे स्क्रीनिंग हो जाएगी, लिंक्डइन पे या नॉर्मल कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे। तो HR की तरफ से टीम ने वो कर लिया कि भाई ये 4 सवाल हैं, इनका आप जवाब दे दें, वो क्लियर कर लिए। फिर कॉल अच्छा। की जाएगी, फिर ठीक कॉल है। पे थोड़ी सी बात हो जाएगी 5-10 मिनट की, उससे आपको एक चीज़ें समझ वो आ जाती हैं। टेक्निकल? नहीं जनरल होती हैं। मतलब बस अगर लेट सपोज अगर आप डेवलपर हायर करें तो उससे पूछ लेंगे आपने ये टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है, ठीक है, अच्छा। बस ये सवाल होते हैं। और अगर इन पे काम किया तो कितने टाइम तक किया है, भाई 4-5 बेसिक क्वेश्चन और कुछ इस तरह के शायद साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो पूछ लेंगे। उससे पता लग जाएगा कि बंदा कितना इंटरेस्टेड है और वो जॉब क्यों छोड़ना चाह रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है हमारे लिए। ये पूछ लिए, फिर हमें लगा कि ये क्लियर है, तो फिर हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इससे क्या होता है कि वो कैंडिडेट को भी क्लियर है कि भाई ये कौन सी कंपनी है, ठीक है, 3-4 बार बात हो गई है, हमें भी पता है कि कैंडिडेट कौन है। तो वो फिर एक इंटरव्यू तक आएगा, फिर उसका एक बेसिक इंटरव्यू हो जाएगा 30-45 मिनट्स का। उसके बाद ये कि अच्छा अगर वो टेक्निकल इंटरव्यू है तो उसमें एक छोटा सा कोई टेस्ट रख दिया। कोशिश हमारी होती है कि हम कम से कम राउंड्स रखें तो उसी दिन ही सारा काम हो जाए। तो छोटा सा टेस्ट रख लिया, प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवा ली, ये चीज़ें कर ली। अगर वो सेल्स का है तो सेल्स रिलेटेड कोई टास्क रख दी, डिज़ाइन का तो डिज़ाइन रिलेटेड कोई टास्क रख दी। ये करके उसके बाद बस वो चले जाते हैं। फिर वो सारा डेटा हमारे पास होता है, उसकी बेस पे हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। फिर भी अगर हमें नीड होती है कि अगर हमें इसका सेकंड इंटरव्यू, या मुझे एज अ CEO फील होता है कि मुझे किसी कैंडिडेट से पर्सनली बात करने की ज़रूरत है। सो यू डोंट टॉक टू ऑल द पीपल नहीं, हु? सबसे नहीं करता मैं। अच्छा। सबसे नहीं करता। जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है जिसने इंटरव्यू लिया है उसी के डिसीजन को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। मतलब वो कैन बी माई पार्टनर्स एज वेल, ठीक है। टेक्निकल है तो वो CTO ले लेगा, डिज़ाइन में तो दूसरा पार्टनर ले लेगा। सेल्स के मैं ले लेता हूँ, सेल्स के मैं लेता हूँ, ठीक है। सेल्स रिलेटेड होगा तो, या अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड है तो वो मैं ले लेता हूँ, बट मैं सारे नहीं लेता। अच्छा। सही है। अब उसमें अगर नीड होती है ना फर्दर सेकंड इंटरव्यू की, तो वो फिर मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर बुला लेते हैं इस तरह। Do you happen to have any experience letting your resource work from home like 5 days a week? बिल्कुल किया है, ये अच्छा। एक्सपेरिमेंट हमने किया है। जब ये रिमोट वर्क का काफ़ी था तो हमने रिमोट तो नहीं किया था। अच्छा, स्टार्ट तो हमने प्योर रिमोट किया था, तो हमें रिमोट के नुकसान भी पता थे, फ़ायदे भी पता थे, सही है। ठीक है। तो मैं एक ऐसी कंपनी मतलब है मेरी जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने रिमोट भी ट्राई किया, मैंने हाइब्रिड भी ट्राई किया और पूरा ऑफिस भी, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी ट्राई किया। अच्छा। तो मैं तीनों आपको बता सकता हूँ। तो इनिशियली तो रिमोट किया था, उसके बाद फिर हमने हाइब्रिड किया था। मतलब वीक में शायद 1 या 2 दिन हमने वर्क फ्रॉम होम और बाकी दिन ऑफिस। तो वो चीज़ हमने ट्राई की थी, बट अभी हम प्योरली ऑफिस हैं। अच्छा। हाँ, वर्क फ्रॉम ऑफिस है। Forcefully? नहीं, फोर्स अच्छा, इस पे भी हमने इंसेंटिवाइज कर दिया था ऑब्वियसली। चीज़ें हमने इंसेंटिवाइज करके फिर हमने एक चीज़ की थी। हमारे लिए भी मुश्किल था, बट असल में देखें, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, अगर मैं आपको बताऊं ना, इसके पीछे एक कॉस्ट है। रिमोट वर्क के पीछे एक कॉस्ट है। रिमोट वर्क के पीछे? रिमोट वर्क के पीछे एक कॉस्ट है। अच्छा।
छोटी कंपनीज़ के लिए बड़ी कंपनी के लिए फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए आसानी है कि पूरे ऑफिस बंद करें और रिमोट पे चले जाएँ। और उनकी ऑलरेडी सिस्टम इतना ऑप्टिमाइज होता है कि वो मैनेजर्स बैठे हुए होते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बना हुआ होता है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इवन तो अगर आपको पता हो फेसबुक वगैरह में जो ले ऑफ की ईमेल्स होती है ना, वो ऑटोमेटेड होती हैं। मतलब रिसोर्स चाहे 10 साल से फेसबुक में काम करिए, 15 साल से फेसबुक में काम करिए, उसका पूरा रिकॉर्ड फेसबुक के पास कलेक्ट हो रहा है और वो फेसबुक का सिस्टम खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि कोई अगर इसमें इश्यूज़ हैं, तो वो लिख के कि भाई अच्छा इस बंदे की ये 5 मसले थे, तो वहाँ से इन्होंने इनपुट किया कि ले ऑफ होने वाला है, तो वो जो बंदा उसमें आएगा फ़िल्टर आउट होकर उसको ऑटोमेटिक ईमेल चली जाएगी। अच्छा, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन उसके अंदर नहीं है? नहीं। तो ये इस पे लिंक्डइन पे एक पोस्ट भी डाली थी एक रिसोर्स ने, अभी कोई ले ऑफ किया था फेसबुक, उस बंदे का बहुत कंट्रीब्यूशन था, तो वो ऑटोमेटेड ईमेल थी और उसमें उसने यही कहा था कि भाई मुझे पता था होना है, क्योंकि क्योंकि उस बंदे को पता था कि मेरी नीड ही नहीं है, वो नीड कम होती जा रही है, डिमांड उसकी बंदे की, तो वो उसका आउटपुट भी कम होता जा रहा है, तो सिस्टम ने खुद ही डिटेक्ट करके उसको निकाल लिया। सिस्टम ने निकाल दिया। तो अब मैं इस पर आता हूँ छोटी कंपनीज़ पे। छोटी कंपनीज़ पे इसके पीछे कॉस्ट क्या है? कॉस्ट आपकी कोलैबोरेशन की पहली तो, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो अगर तो मतलब आपकी रिसोर्सेज इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं तो मसला नहीं है कि भाई अगर ये लेट सपोज 3 रिसोर्सेज हैं, ये क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और वो क्लाइंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उनको इशू नहीं है, टाइम जोन का भी वो फ्लेक्सिबिलिटी है, सब है, तो ठीक है। बट अगर आपको इफ़ यू हैव टू वर्क इन अ टीम वेयर यू हैव मल्टीपल पीपल टू कोलैबोरेट विद, तो फिर आपको कोलैबोरेशन चैलेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। वो इस तरह आ सकते हैं कि भाई अब एक रिसोर्स है, वो कहीं स्टक है, तो अब उसको 2 को हेल्प करनी है, तो वो फिर कॉल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, उसकी वजह से डिलेज आएंगी चीज़ों में, तो इवेंचुअली कंपनी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो एज एन एम्प्लॉय अगर मैं भी एम्प्लॉय होता तो मैं भी बोलता रिमोट वर्क होना चाहिए, ठीक है। बट अगर इसकी दूसरी साइड आप देखें कंपनी साइड पे, तो उसके पीछे एक कॉस्ट है। कंपनीज़ रिमोट वर्क कर सकती हैं, बट उनको ये एम्प्लॉयज़ को भी एक्नॉलेज करना चाहिए, कंपनीज़ को भी, कि इसके पीछे कोई कॉस्ट है। अब वो कॉस्ट उनके लिए शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। अगर उनके लिए लॉन्ग टर्म होती है तो वो इससे जस्टिफाई करते हैं कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, तो हमारी रिटेंशन बढ़ जाएगी, तो उससे हमें 3 साल बाद फ़ायदा होगा, सही है, वो तो एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। बट उसको भी आप डायरेक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मॉनेटरी वैल्यू में क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एक आपकी जो मंथ ऑन मंथ जो एक लॉस बेयर हो रहा है वो कंपनी को बेयर हो रहा है, ठीक है, किसी न किसी किस्म से। तो वो एक चीज़ हमें रियलाइज़ हुई। और फिर एक चैलेंज ये था कि जो लोग सेल्फ अकाउंटेबल थे, तो उनको नुकसान हो रहा था उन लोगों की वजह से जो सेल्फ अकाउंटेबल नहीं थे। क्योंकि लेट सपोज अगर आपने वर्क आवर्स हैं 11 बजे के वर्क आवर्स हैं, ठीक है, 11 PM, और बफर दिया हुआ आपने आधा घंटा 1 घंटे का, कोई बंदा अगर काम स्टार्ट करता है घर से 1 बजे, तो जो उसकी पूरी टीम है ना, उस पूरी टीम को इम्पैक्ट होगा और उस पूरी टीम को ओवर टाइम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। या अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है और एक रिसोर्स लेट हो गई, या एक रिसोर्स का इंटरनेट नहीं चल रहा, या उसकी घर में लाइट चली गई है, तो उसकी वजह से जो काम हुआ उसकी वजह से उन 2 रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हुई, ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले हुआ। तो ये कुछ चीज़ें थी, ज़ाहिर है वेरी कर सकती हैं कंपनी वाइज, अलग अलग लोगों ने हो सकता है इसकी कोई और सोल्यूशन निकाला। बट मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रहेगा। मतलब एटलीस्ट अगर आप कोई बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा सिस्टम नहीं बना, आई नो क्वाइट अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कि कोविड में रिमोट गई थी और वापस नहीं आई। वो वापस नहीं आई, कुछ वापस आ भी गई ना, कुछ आ गई, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी थी कराची में, जो हम देखा करते थे जब वी वर स्टडिंग, तो दे हैड अ वेरी गुड कल्चर इन ऑफिस, ठीक है, और वो मेरे ख्याल बेस्ट ऑफिस अवार्ड उनको मिलता था, वो सारी चीज़ें होती थी। बट आफ्टर कोविड दे जस्ट डिडंट फोर्स और डिडंट आस्क। अच्छा, एक और कंपनी है जो बहुत बड़ी है, नाम शायद ले सकते हैं, फोलियो 3, सही है। तो वो थे रिमोट थे, ठीक है, दिन में 1 दिन 2 दिन था। अब देखें सबको बुला लिया, ऑलमोस्ट 3 दिन शायद 4 दिन। उनकी इन्वेस्टमेंट देखें, इन्होंने शायर फैसल पे माशाल्लाह यहीं आगे इन्होंने पूरी बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। अब आप मुझे बताएं कि अगर उनको कोई ROI नहीं दिख रहा होता वर्क फ्रॉम ऑफिस में, तो वो पूरी बिल्डिंग क्यों बना? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, आई हैपन टू मीट अदनान लवाई, द CEO ऑफ फोलियो 3 इन सिलिकॉन वैली 3 to 4 months back. तो आई वाज शेयरिंग माय जर्नी विद हिम
मैंने बताया किस तरीके से पहले 4-5 साल में हम तकरीबन हर साल ही ऑफिस चेंज करते रहे, और उसके बाद फिर हमने एक बड़ा स्टेप लिया, ऑफिस इस्टेब्लिश किया। तो जब थ्रू आउट इनिशियली हमारे जो चैलेंजेस थे, इट वाज नॉट सेल्स, इट वाज ह्यूमन रिसोर्स, कि द मोर पीपल वी हैव द मोर बिजनेस वी गेट। और हम एक टाइम पे अच्छे बिजनेस को डिनाई करने लगे थे, बिकॉज वी ऑलरेडी हैड वेरी गुड बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी तरीके का सिमिलर बिजनेस भी मिल रहा था हमें, तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। एंड एट दैट टाइम इट वाज नॉट नॉर्मल टू वर्क रिमोटली। तो हमने डिसाइड यही किया कि हम फिर एक्सपेंशन करते हैं, और इस दफ़ा एक्सपेंशन ना 1 साल की प्लानिंग नहीं करेंगे, 2 साल की भी नहीं करेंगे, 5 साल की करेंगे। तो 5 साल की जब हमने प्लानिंग की, तो सेल्स पाइपलाइन थी नहीं हमारी। शुरू के मेरे ख्याल है 1 साल के बाद अगले 3 साल हमने कोई भी बिजनेस सेल के थ्रू नहीं लिया, सब रेफरल के थ्रू आया हमारे पास। मतलब 100% ऑफ द बिजनेस वाज कमिंग थ्रू रेफरल्स। जिनके साथ क्लाइंट के साथ हमने पहले काम किया वो वापस आए, या उन्होंने किसी और को रेफ़र किया, या एक कंपनी थी उसमें सीईओ था, सीटीओ था, सीईओ ने एक अलग कंपनी बना दी, सीटीओ ने अलग कंपनी बना दी, तो वो दोनों अलग हो गई, वो भी हमारे पास आ गए अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर। तो मैंने अदनान भाई से मैंने कहा कि मतलब ये सिचुएशन रही, और जब हमने ऑफिस स्टैब्लिश किया तो हमारी सेल्स जो थी, वो जो रेफरल बिजनेस था वो उस स्पीड से नहीं आया। Then we were like कि अब क्या करें, तो we had to establish sales team and alhamdulillah that done well. Similarly मेरे ख्याल से सेम ही टाइमलाइन है सेल्स टीम की हमारी भी। तो he was sharing के किस तरीके से उन्होंने जो माशाल्लाह नया ऑफिस इस्टेब्लिश किया है, तो वो ऑफिस भी जब मतलब उन्होंने इस्टेब्लिश किया, टीम आना शुरू हो गई, तो वो कह रहे थे कि सेल जो है ना वो एक फ्लैट लाइन रही है, मतलब इट हैज़ नॉट गॉन अप नीदर वेंट डाउन। तो लेकिन वो ही वाज सेइंग कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद न्यू ऑफिसेस। तो वो कह रहे थे कि उनका एक्सपीरियंस रहा है यूएस में भी, तो यहाँ पर भी जब एक स्टार्टअप अच्छा कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, सडनली दे रियलाइज़ कि हमें अब मतलब एक्सपैंड करना चाहिए, नए ऑफिस में जाना चाहिए, और जब वो जाते हैं तो मतलब कुछ नजर लग गई। कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मतलब यू कैन बी सुपरस्टिशियस, यू कैन बी अ लिटिल स्टिशियस अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो जो आपकी एफर्ट्स है ना, जो आप कर रहे होते हैं समवेयर और आप वो लोग जानते नहीं हैं, तो जैसे ही वो एक्चुअलाइज होना शुरू होती हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो सारी जगहों पे लोगों को पता चलना शुरू होता है, तो समवेयर बिटवीन योर माइंड यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, जो कि नहीं है। ऑफिस इज नॉट एन अचीवमेंट, सेल्स मार्जिन्स प्रॉफिट मार्जिन्स। वो आज़ाद चाय वाले की वो एक क्लिप थी, वो कहता है कि सबसे अच्छा ऑफिस कौन सा होता है, मतलब जिसमें अच्छा फर्नीचर लगा हुआ हो, जिसमें अच्छे इन्वायरमेंट हो। तो वो कहता है भाई मेरी डेफिनेशन में अच्छा ऑफिस वो होता है जो पैसा बनाता है, जो बात। तो आप कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी भी जगह बैठे हुए हैं, आप अगर पैसा बना रहे हैं तो आपका ऑफिस अच्छा है। वही एग्जैक्ट मैं ही कह रहा हूँ कि हमारे एक्सपीरियंस में हमने रिमोट वर्क क्रैक नहीं किया, तो जिन्होंने कर लिया उनके लिए भाई गुड फॉर देम, बट हमें एटलीस्ट इस स्टेज पे लगता है कि अभी हमें ऑफिस में नीड है मतलब रिसोर्सेज की। बट ज़ाहिर है अच्छा, इसमें भी आपने जो बात की ना ऑफिस की एक्सपेंशन की, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर आपको कुछ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज चाहिए तो वो आप उनको रिमोट कुछ हायर कर लें कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। और एक ये होगा कि फिर आपको एटलीस्ट ये होगा कि भाई वो कोलैबोरेशन इशूज़ इतने नहीं आएंगे। हो सकता है आपकी वो कोर रिसोर्सेज ना हो, कोर रिसोर्सेज आपकी ऑफिस में, ठीक है, बाकी जो सेकेंडरी हैं वो चल रही हैं, ठीक है। या जैसे कुछ और चीज़ें हैं, आपने लेट्स सपोज अगर मैं मार्केटिंग कंपनी नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं करना चाहिए मुझे कि मैं पूरी मार्केटिंग टीम हायर कर लूँ। शायद मैं एक रिसोर्स हायर करूँ, उसको रिमोट रखूँ, ठीक है, या मैं किसी एक एजेंसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ। सेम विद फाइनेंस, ठीक है। तो ये मेरा आइडिया है, उसमें लोग एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारे मतलब लोगों से मुलाकात होती है, तो हमारे गेस्ट भी हैं, आए थे पॉडकास्ट पे, दानिश अयूब, ही इज़ रनिंग अ कंपनी ऑफ 350 पीपल, मेरा ख्याल है वन ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान इन सर्विसेज इंडस्ट्री। दे हैव नो ऑफिस, अच्छा, जीरो ऑफिस। वाकई या ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट कंपनी इज़ वर्किंग फ्रॉम देयर होम।
ज़बरदस्त। नॉट फॉर HR, नॉट फॉर एडमिन, मतलब कुछ भी करने के लिए कोई ऑफिस नहीं है उनके पास. सो दे आर रनिंग अ 350 पीपल कंपनी, और ऑल सब पेरोल रिमोट, पे हैं। सब पेरोल पे हैं. और माशाल्लाह दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी. और इसमें जो एक चीज़ मुझे रिमोट में लगती है ना, कि स्केलेबिलिटी बहुत आसान है. बिकॉज आपके पास कोई ओवरहेड नहीं है. और हेजिटेशन भी कम है ना, न्यू कमर जो ज्वाइन कर रहा है अगर वो, तो उसको अगर एक यही चीज़ दिखेगी कि रिमोट है, तो उसके लिए होगा कि अच्छा अभी तो मैं 5 दिन ऑफिस जा रहा था, अब मैं रिमोट हो जाऊँगा. तो एज अ बेनिफिट और एज अ कन्वीनियंस बहुत अच्छी चीज़ है. मैं इस पर यही और कह रहा उसमें अगेन बात वही है जो आपने पहले की, कि अगर सिस्टम्स अलाइन Align हैं है, तो आप कर सकते कर हैं. सकते हैं. एंड आई सी कि उनके बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बने हुए हैं. और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब आउट ऑफ नो वेयर दे केम इन और उन्होंने बोला रिमोट करेंगे और रिमोट बना दी. ऐसा नहीं हुआ. ही वॉज वर्किंग लाइक 6 to 7 years previously in as marketing agency. दैट समहाउ डिडंट वर्क आउट. तो कोविड के बाद उन्होंने रिवैम्प किया सब चीज़ें और दोबारा से बिल्डअप करना शुरू किया फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बॉटम अप. तो उसमें फिर उन्होंने उस टाइम तो फोर्सफुली वो रिमोट हुआ, लेकिन रिमोट पे फिर उन्होंने जो सिस्टम्स बना दिए ना, तो उसके बाद फिर उन्होंने मतलब वो ज़रूरत पड़ी नहीं उनको ऑफिस बनाने की. तो मेरे ख्याल से वेरी करता है. वी लाइक कमिंग टू ऑफिस. और मतलब हमने पिछले दिनों एक पोल भी किया कि आपको फुली रिमोट जाना है या फिर आपको फुली ऑन साइट आना है. तो मेरा ख्याल है कोई 65 to 35 या 70-30 समवेयर ये नंबर्स थे. वी ऑलरेडी हैव मेरा ख्याल है कुछ लोग हमारे साथ लाहौर में काम कर रहे हैं. वन ऑफ आवर डेवलपर शी गॉट मैरिड एंड रिलोकेटेड टू लाहौर. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल है 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया है. शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब. वी हैव इवन सेल्स गाय, वन ऑफ आवर वेरी गुड परफॉर्मिंग सेल्स बिजनेस डेवलपर. तो ही इज़ इन लाहौर. शुरू से वो रिमोट है. तो सेल्स के अंदर रिमोट होना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है. तो हमने वो भी ट्राई करके देख लिया, तो वो भी वर्क कर रहा है. बट अगेन कि अगर आप एक छोटी कंपनी है और आप एक्सपीरियंस डेवलपर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बच्चे मतलब इंटर्न्स या फ्रेशीज आप लेकर आएंगे, उनको ट्रेन करेंगे और ट्रेन करने में 6 महीने साल लग जाएगा. अगर आपकी मतलब अच्छा, कंपनी इस बारे में मेरा आपसे सवाल है, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? क्योंकि इस पे हमने बहुत ज़्यादा मार खाई है. जो चीज़ आपने बात की ना कि न्यूबीज़ को लाके भी ट्रेन करना, इस पे आपका क्या वो है ओपिनियन कि क्या करना यार, चाहिए? हमने तो अभी तक मेनली जो हमारे साथ लोग हैं जो 3 साल से 2 साल से हैं, जो 5 साल से हैं, उन सब के साथ हमने यही प्रोसेस फॉलो किया है. सही है. तो मेन जो चीज़ रहती है वो ये कि आपने अगर किसी बच्चे को सेलेक्ट कर लिया है, फ्रेश ग्रेजुएट है, आपको सिर्फ उसमें डेडिकेशन नज़र आ रही है ना कि वो काम कर रहा है, और वो इतना स्मार्ट है कि वो एक दफ़ा गलती करके या 2 दफ़ा गलती करके वो सीख जाता है. या अगर वो 3 दफ़ा पहले गलती करके सीख रहा था, तो ऐसा ऐसा आपको 2 महीने में या 3 महीने में प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही पता लग गया है कि यार ही कैन इम्प्रूव, और वो डेडिकेशन उसके अंदर नज़र आ रही है. तो वो एक तो लॉन्ग टर्म चलेगा. दूसरा ये है कि मार्केट कंपेटिटिव सैलरी अगर आप ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, और वो एडजस्टमेंट इंडस्ट्री में ये स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है टू अ सर्टेन लिमिट, बाय एनुअल इंक्रीमेंट्स लगते हैं. ऐसा ही है. तो इसके साथ साथ फिर मतलब इंसेंटिवाइज आप कर सकते हैं, और वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द वर्क दे आर डूइंग. या किसी भी तरह का फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जिससे वो इम्प्रूव कर सकें. आप पिन पॉइंट करेंगे कौन से एरिया में उनको ज़रूरत है इम्प्रूव करने की. और अगेन मेरे ख्याल है कि कॉम्पनसेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी और जगह मतलब अगर 5 to 10% का डिफरेंस है उनको ऊपर ही ऑफ़र आ रखना रही है, तो वो मेरे ख्याल है स्विच नहीं भी करेंगे. लेकिन अगर वो 50% डिफरेंस आ रहा है उनकी करंट सैलरी में, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा. तो शुरू में 3 साल तक we didn't opted for growth. We opted कि हम क्वालिटी सेल्स करें, अपने साथ जो डेवलपर्स हैं उनका एक्सपीरियंस बढ़ाएं, और उनका जो पर पर्सन हम लोग आउटसोर्सिंग रेट दे रहे हैं वो रेट ऊपर जाना चाहिए. सही है. बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे यू आर हेयर टू मेक मनी, राइट? एग्जैक्टली. और आप मतलब 50 बंदों को
के हिसाब से अगर या 100 बंदों को 500 बंदों को उनके हिसाब से कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे तो मतलब दैट इज़ टू बिग ऑफ अ चैलेंज. So we stayed to a number like 20 people, 15 to 20 people for the first 3 years. और उसके बाद फिर जब हमारे जो सीनियर मतलब ऐसा ऐसा वो जो सीनियर हो गए उसके बाद फिर जो फ्रेशर्स आते थे वो उनको ट्रेन करते थे. उसके बाद फिर ये हुआ कि मतलब 2 टीयर्स बन गई. उसके बाद टीयर 3 आई, T2 ने उसको ट्रेन किया, T1 ने भी ट्रेन किया. तो इस तरीके से डिफरेंट एक आपके पास लेयर्स आती रहीं. तो दैट इज़ समथिंग दैट वर्क फॉर अस एंड आई हैव सीन this model working for a lot of other companies as well. Because अगर आपको इंडस्ट्री से कोई इंडिविजुअल हायर करना है तो बहुत सारी चीज़ें जिस पे आपको उसको अलाइन करवाना पड़ेगा. आपका कल्चर है, वर्किंग मेथड्स हैं, उसके ऊपर कोड क्वालिटी है, बहुत सारे मतलब ये कंपनी का नहीं होता, ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्लाइंट पे डिपेंड करता है. एक क्लाइंट चाहता है कि वो सारे जितने भी प्रोग्रामिंग या जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फॉलो होने चाहिए. उसी कंपनी में दूसरा प्रोडक्ट आता है, उसके अंदर वो फॉलो नहीं हो रहा है. वही क्लाइंट वाइज भी वेरी करती हैं चीज़ें, प्रोडक्ट वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं. और जो आपने बात की ना ट्रेनिंग वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरा ये मैंने एक चीज़ देखी है कि एज अ स्मॉल कंपनी या फिर एक इमर्जिंग प्लेयर आपको जो मार्केट कम्पेटिटिव है उससे काफ़ी ऊपर ऑफ़र करना चाहिए. और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है ना वो एग्जैक्ट मार्केट से या नीचे पे भी आप लोग हाँ, वो एक ब्रांड वैल्यू है ना, उनके लिए कॉस्ट कटिंग आसान है. या हमारे लिए जो है क्या कहते हैं रिटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उनको पता है कि भाई अगर मेरे पास 100 रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो मैं ये 10 को रिप्लेस करके सस्ते में ला के कॉस्ट कट कर सकता हूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. हमारे लिए उल्टा हो जाएगा. अगर हमने ये किया तो हमारा प्रॉफिट नीचे जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी भी गिरेगी. और एक बुरा, छोटी टीम में 2 लोग भी डिज़ाइन करते थे तो एक बुरा इंप्रेशन जाता है बाकी लोगों पर. ठीक है. ताबिश, अगर 2024 में मतलब कंसिडर दिस यूज़ केस कि आप पिछले 6 साल से या 5 साल से किसी Almost कंपनी 5 में काम कर रहे होते हैं, सही है, अच्छा, ठीक है, और 2024 में आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, या फिर लेट्स सपोज कि आपके पास जितना एक्सपीरियंस है अभी और कोई और कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, तो वो क्या करे मतलब इस साल में या फिर ओवरऑल इस साल 2024 में? मैं तो ये कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, ठीक है. कोई भी अगर कहे कि अभी ये हो रहा है, डाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है. अभी आप AI रिलेटेड बहुत कंपनीज बिल्ड कर सकते हैं, छोटे छोटे SaaS प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं आप उसके अंदर. और ये कि बस मैं ये कहूँगा कि बिज़नेस को समझना ज़रूरी है. मतलब एक पैशन होता है कि बस मुझे चीज़ करनी है, बट अगर उसकी बिज़नेस सेंस नहीं बन रही ना तो वो नहीं करनी चाहिए शायद आपको. मतलब अगर पैशन में मैं चलता तो मैं शायद फुटबॉल को एज अ करियर लेके जाता. अच्छा, ठीक है, बट मुझे पता था मैं बहुत अच्छा फुटबॉलर नहीं हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं मैं इससे पैसे नहीं बना सकता, तो मैं नहीं जा सकता. कोई और लोग होंगे शायद जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी हो फुटबॉल में पाकिस्तान में, लेकिन वो शायद आज किसी अच्छी टीम में हो, बट वो उस लेवल पे नहीं है क्योंकि उन्होंने उसको एज अ बिजनेस नहीं. वो जिस तरह वो बिया बासी, वो उसकी एक वो लाइन है ना, वो कहता है मैं क्रिकेट के लिए कुछ भी छोड़ सकता था, तो कहते हैं फिर क्रिकेट खेली क्यों नहीं, अच्छा नहीं था ना उसमें. हाँ, एक तो देखें मेन रीज़न ये है कि मैं उसमें अच्छा नहीं था, ठीक है, और दूसरा मुझे पता था पैसे नहीं बन सकते, ठीक है. सेम चीज़ है गेमिंग रिलेटेड. गेमिंग में बहुत गेमिंग करता था, ठीक है. गेम डेवलपमेंट में तो बन सकते हैं. हाँ, गेम डेवलपमेंट में अगर चले जाते तो उसमें भी, लेकिन अभी पाकिस्तान में गेम जो गेम कंपनीज हैं बड़ी, वर्ल्ड वाइड ही ले ऑफ कर रही हैं बहुत, शायद आपने न्यूज़ देखी हो, वो भी डाउन पे जा रही हैं. और पाकिस्तान में गेमिंग में तो बहुत ही ज़्यादा वो चल रहा है. 2-3 बहुत अच्छी कंपनी है जो काम कर रही हैं. लाहौर में ये बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छी गेमिंग इंडस्ट्री, गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो है ना लाहौर में, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. नाम बोल रहा हूँ, 2 कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हैं. कुछ कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की गेम्स बनाती हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं. 2024 में अगर इंडस्ट्री या कोई सर्विसेज कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो सेल्स कहाँ से लाएंगे वो? डिपेंड करता है कि उनके पास अगर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है. अगर तो वो कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको फिर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे ही आना चाहिए और ब्रांड बिल्ड करनी चाहिए साइड. अच्छा, ये मेरा सजेशन. लिंक्डइन पे ब्रांड बिल्ड करना चाहिए. लिंक्डइन बहुत पावरफुल है, सही ठीक है, बट लिंक्डइन पे आपको कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा मिलेगा. 3 महीने 4 महीने तो शॉर्ट टर्म पे यू कैश फ्लो के लिए कि
आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं. हाँ, क्योंकि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप बर्न तो कर ही नहीं सकते. या तो आप टाइम है, वो टाइम स्पेंड हो सकता है ऐसे ही प्लेटफॉर्म. है, यही है, यही मैं सजेस्ट करूँगा. बट कभी भी किसी चैनल पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म हो या कोई भी चैनल हो. और कोई चैनल बुरा नहीं होता. अब लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ मुझसे कोल्ड कॉलिंग नहीं हो रही, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोल्ड कॉलिंग बुरी डजंट है. वर्क. या मुझसे नहीं हो रही ना, तो मुझे नहीं आती, इसका मतलब है. तो मैं सीखूँगा, या अगर नहीं चलेगी तो कुछ और करूँगा. तो लेकिन ये इसके साथ मार्केट सैचुरेशन भी तो होती है. ऑफ कोर्स वी ये आर factors टॉकिंग हैं. अबाउट समवन कि जिनके पास अभी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है. व्हाट इफ द पर्सन हैज सम इन्वेस्टमेंट, लेट्स से कि $1 million उनके पास हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं. तो पहले वो सेल लेकर आए हैं, पहले किसी को हायर करें, ये प्रोसेस कैसे होगा? अगर तो वो टेक्निकल हैं तो उनको खुद काम करना खुद काम चाहिए, करना और चाहिए. फ्रीलांस पे 2-3 लड़के रख लें, रिसोर्सेज रख लें. थोड़ा सा अगर रख सकते हैं तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रख लें, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें. सही है. ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग पे रख लें. आप न्यू जब आप स्टार्ट करते हैं तो जो रिसोर्सेज आ रही हैं उनको आप और इंसेंटिव दे सकते हो. आप उनको कंपनी के प्रॉफिट में से शेयरिंग दे सकते हो. ये सब चीज़ें कर सकते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए. और ऑब्वियसली रिमोट रहें, ऑफिस तो नहीं लें. ठीक है. उसके बाद बस जैसे जैसे अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो फिर आप इसको ऐसे ऐसे इम्प्रूव करते हैं. और एक चीज़ आपने मेंशन की थी मार्केट सैचुरेशन की. या मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत कोई छोटी सी चीज़ से भी बहुत बड़े बिजनेसेस बना लिए. ठीक है, मतलब कुछ कंपनी है जो बोलती हैं हम सिर्फ लोगो बनाते हैं. अब कोई बोलेगा लोगो बनाते हैं बस, वो $5 $10 लोगो जनरली तो ये कॉन्सेप्ट नहीं. है. एक तो वो है ना जो $5-10 वाले, एक बोल के ना वो लोगो में बेस्ट हो गए ना, वो उस नीश में इतने बेस्ट हो गए, इतने अच्छे हो गए. ठीक है. और दूसरी चीज़ होती है इंडस्ट्री वाइज बेस्ट होना. वो शायद अभी मैं भी नहीं हूँ, शायद आपकी कंपनी भी नहीं है, जो हमें शायद होना चाहिए. एग्जैक्टली. इंडस्ट्री वाइज बेस्ट होना. अगर आप कॉन्फिस को जानते हो, एक कंपनी, हाँ हाँ, पाक व्हील्स के को-फाउंडर भी उनके क्या नाम है भूल गया मैं, रज़ा करके. हाँ, रज़ा. उनकी मैंने पॉडकास्ट सुनी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो शायद रिटेल इंडस्ट्री में डाल, रिटेल इंडस्ट्री में वो उसके किंग हैं. तो सर्विसेज में इंडस्ट्री वाइज किंग होना चाहिए. इनिशियली हमने भी स्टार्ट किया था तो कंप्यूटर और साइंस में. ये अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे चीज़ जो है ना बायस लगती है, बिकॉज कॉन्फिस हो गया, या फिर एक और कंपनी से मेरी मुलाकात हुई लाहौर में, 2-3 और भी कंपनी से जो कि 400-500 बंदों की कंपनी रन कर रहे हैं. तो एक क्लाइंट आया, उसी क्लाइंट ने उनको इतना बिजनेस दिया कि जो वो ग्रो भी कर सके और अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सके और सेव भी कर सके. ऐसे ही. लेकिन वो क्लाइंट आया, इट वाज नॉट लाइक कि उन्होंने खुद को पहले ट्रेन किया उस नीश के ऊपर. समझ रहे हैं? ये भी है, चिकन एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी हाँ. ना. तो मतलब कॉन्फिस का मैंने सुनी थी उनकी बात, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे. बट आई वुड लव टू हियर कि उन्होंने पहले नीश सेलेक्ट की अपने लिए, या फिर पहले उनके पास क्लाइंट आया था. मोस्ट प्रॉब्ली शायद मुझे पहले क्लाइंट आया था. तो सिमिलर स्टोरी वो जो सलीम गौरी साहब हैं, उनकी पॉडकास्ट वो मुजम्मिल के साथ जो हो रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि किस तरीके से उनके पास जो मेरे ख्याल चाइनीज़ क्लाइंट था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनका एक प्रोडक्ट था. वो प्रोडक्ट वो बेसिकली क्लाइंट उनके पास आया. उन्होंने फिर उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने उनसे राइट ले लिया कि हम आपको बना के दे देंगे, एट कॉस्ट दे देंगे या कुछ डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स हम अपने पास रखेंगे. सही है. तो दैट इज़ हाउ दे गॉट इनटू इट. तो फिर ये सब चीज़ें सुनने के बाद तो लगता है यही है कि यू शुड वेट फॉर दैट क्लाइंट. ऐसा ही. और अपने आप को प्लेस करें शायद उन जगहों पे. अच्छा, Exactly. डायरेक्ट मार्केट पेनिट्रेशन भी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है. आप भी यूएस हो गए हैं तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो वहाँ बैठे हुए ना उनका गेम अलग है, और यहाँ से बैठ के थोड़ा चैलेंजेस मुश्किल है. वैसे आप पाकिस्तान में खुद भी तो देखें ना कि इफ़ यू वांट टू गेट योर वर्क डन किसी भी तरीके से, तो विल यू हायर समवन फ्रॉम फिलीपींस? मतलब आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप बाटा की शॉप रन करते हो, तो आपको वेबसाइट बनानी है, या कोई भी आपकी शॉप है, आपको वेबसाइट बनानी है, आपको प्रोडक्ट बनाना है. विल यू हायर समवन फ्रॉम फिलीपींस, और यू वुड वांट टू हैव समवन बिल्ड इट फॉर यू जो कि पाकिस्तान में कहीं नहीं, कराची में रहता हो? हाँ, ऐसा ही है. अब वो उनकी एक आदत बन चुकी है डेफिनेटली. मतलब यूएस में लोगों को पता है कि उनका एक्सपेंस जो 10 टाइम्स हो सकता है, वो उसको कट डाउन कर सकते हैं 80%. तो वो उनके लिए एक अदर ऑप्शन है, और उनको पता है इट वर्क्स, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ लाइक
20 ईयर्स वहाँ पे चीज़ें ही होती रही हैं, 20, 25, 30 ईयर्स। तो इट्स स्टिल बेटर कि आप वहाँ पर हों, लोगों से इन पर्सन मिल सकें, तो वो सेम चीज़ ही रहेगी जिस तरह आप यहाँ पे कराची में ही बैठे हुए बंदे के साथ मिल के बात करके ह्यूमन टू ह्यूमन। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि एक क्लाइंट था हमारे साथ, वो उसके साथ कोलैबोरेशन चल रही थी एक प्रोडक्ट के ऊपर, और वो हमें ना एक्सेस देना चाह रहा था सारी, मतलब पूरे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का। बट ही वॉज अ बिट हेजिटेंट कि अगर मैं एक्सेस दे देता हूँ और बाद में वो मतलब हम एक तरह से उसको हैक कर लें या फिर अपने पास सारा एक्सेस ले लें उसका, तो उसने कहा कि मुझे रेफरल्स दे दें। तो रेफरल हमने प्रोवाइड कर दिया 3-4, और उन्हीं दिनों में मैं ट्रैवल भी कर रहा था, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ तो लेट्स मीट अप। तो कहता अच्छा चल ठीक है, आप आ जाएं, फिर मैं डिसीजन भी बाद में लूँगा। तो हम बैठे कॉफ़ी शॉप पे, बात की उनके साथ, और बस वी हैड रेगुलर conversation. We talked about Imran Khan, we talked about Trump, we talked about sweets. मैं पाकिस्तान से मिठाई लेकर गया था उनके लिए, तो मैंने बोला ज़्यादा नहीं खाना, बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो खैर वो कन्वर्सेशन रही 1-1.5 घंटा, और अगले दिन उनका मैसेज आता है वी आर गुड टू गो। सो इट वाज जस्ट लाइक वन। सेल्स यही है सेल्स का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि इंसान इंसान से ही ख़रीदता है। वो बीच में जितनी चीज़ें हैं, चैनल्स, पाइपलाइन, सब ये चीज़ें साइड पे हैं। बट अगर मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं आपसे चीज़ खरीदूंगा, चाहे आप कुछ भी बेच रहे हो। वो मैटर नहीं करता, शायद मुझे चाहिए भी ना हो, लेकिन मैं ख़रीद लूँगा। हाँ, एक तो दूसरी चीज़ है, और दूसरी वैसे आप ये देखो कि ज़्यादातर हमारी जो इम्पल्सिव बाइंग होती है, आप स्टोर पे जाते हो तो वहाँ पे इट्स लाइक कि वो आपको ज़रूरत उसकी नहीं भी है ना, वो सामने वो चीज़ पड़ी हुई है और इतने अच्छे तरीके से वो रखी हुई है, और उस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि यार ये आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है। ये और वो ये चीज़ है ना कि एक बैक ऑफ द माइंड में अगर होगा, ठीक है, अब लेट्स सब, और ये फिर मार्केटिंग से ये चीज़ें ज़्यादा वो होती हैं कि ब्रांडिंग या मार्केटिंग से, कि अब लेट्स सपोज अगर मैं मार्केटिंग अभी कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे मुझे लोग देख रहे हैं, जब उनको कोई वेबसाइट बनवानी होगी, लेट्स सपोज मोबाइल ऐप बनवानी हो, प्रोडक्ट बनवानी होगी, तो उनके दिमाग में आएगा अच्छा इससे बात करता हूँ। तो वो एक रिकॉल ज़रूरी है। यही सेम चीज़ होती है कि अगर हमें क्या कहते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में 2-3 ब्रांड्स ही आते हैं, जो अब शायद चेंज हो रहा है वो माइंडसेट, बट उन्होंने इतना बिठा दिया था कि वो हम कुछ और सोचते ही नहीं। और वो कंपटीशन को इतना पीछे छोड़ गए थे विद देयर मार्केटिंग कि वो कोई भी ऊपर आ नहीं सकता था उस टाइम पे। सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग है ना उनकी। मतलब पूरा एक साइकिल बना हुआ था। अब ज़बरदस्ती हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है। वो किसी भी रीज़न की वजह से हो रहा है। लोकल ब्रांड्स इस्टेब्लिश होने चाहिए, लोकल ब्रांड से ही हमें फ़ायदा होगा। जॉब्स क्रिएट अगर हो रही हैं तो वो उसका फ़ायदा, मतलब अल्टीमेट जो उसका प्रॉफिट है वो भी पाकिस्तान में ही रहेगा किसी हद तक। अच्छा, इसमें आप मुझे बताएं, एक मेरा सवाल है कि मेरे हिसाब से होता है ना कि इन दी एंड ना प्रोडक्ट जीतती है, प्रोडक्ट विल विन, ठीक है। कंज्यूमर जो है ना वो कंज्यूमर ही है। ये सब इमोशनल सेंटीमेंट्स अपनी जगह अच्छी बात है, होना चाहिए, और एक चीज़ सपोर्ट भी करनी चाहिए। इसमें नो डाउट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, बट लॉन्ग टर्म में ना मेरे हिसाब से वो प्रोडक्ट्स या वो बिजनेस चलेंगे लोकल जो कि वाकई में अच्छे हैं, क्योंकि वो फिर एक नीचे आती रहेगी, ग्राफ नीचे आता रहेगा अगर तो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। क्योंकि कंज्यूमर अगर उसको भूख लग रही है तो वो खाना खाएगा, वो नहीं देखेगा कि भाई क्या है ये, मैं पाकिस्तानी से खा रहा हूँ या कुछ खा रहा हूँ। अगर सामने उसको कोई इंटरनेशनल ब्रांड दिख रही है तो वो वहीं चला जाएगा। ऐसा ही है। तो और इसमें अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़रूरी है ना। अभी आप ये देखें कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट के पाकिस्तानी सर्विसेज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। अभी पाकिस्तानी जितनी भी सर्विसेज इंडस्ट्री में मतलब एजेंसीज जो काम कर रही हैं, दे आर लर्निंग ऑन द मनी ऑफ समवन एल्स। ऐसा ही वो पूरे प्रोसेसेस सीख रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीख रहे हैं, फिर उसके बाद किसी हद तक वो मार्केटिंग भी सीखते हैं, कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सीख रहे हैं। और इन द एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स कि जितनी भी एजेंसीज हैं दे विल कम अप विद देयर ओन प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये सेम चीज़ चाइना में हुई पहले, एग्जैक्टली, फिर इंडिया में हुई। इंडिया का भी वो बूम चल रहा है प्रोडक्ट वाला, पाकिस्तान में भी होनी है इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में मुझे एक जो प्रॉब्लम दिखती है ना प्रोडक्ट रिलेटेड, वो ये कि डिस्काउंटेड मार्केट है, जो शायद इंडिया भी है, बट इंडिया क्योंकि डिजिटल ज़्यादा हो चुका है करेंसी वाइज, और एक अवेयरनेस ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ उधर ठेले पे भी QR कोड लगा हुआ है,
तो शायद उधर हम चले जाएँ तो फिर हम थोड़ा सा इवॉल्व कर पाएँ। और दूसरा जो एक एवरेज कंज्यूमर है पाकिस्तानी, वो मुझे और आपको पता भी नहीं कौन है। वो पता है कौन है? वो है जो टिकटॉक पे है, ठीक है? ऐसा ही है। ठीक है, अब अगर फेसबुक पे आपने कुछ पेजेस देखे हों, ठीक है, हमें कंटेंट क्रिएटर्स बहुत मशहूर हमें नाम पता है, बट जो असल कंटेंट जो देखा जा रहा है ना, वो उन प्लेयर्स का देखा जा रहा है जो जिनका नाम भी नहीं हमें पता। 2-3 है, खिज़र उमर, एक पता नहीं बनाना प्रैंक करके कोई है। इनके आप व्यूज़ देखें, 100 मिलियन व्यूज़ देखे हैं मैंने एक वीडियो पे फेसबुक की, प्रैंक के कुछ नहीं। उससे जो 90% पाकिस्तानी आवाम है ना, जो कस्टमर तो वो है ना, कोई भी बिजनेस यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च होती है वो उसको केटर करती ही नहीं है, शायद कर भी नहीं सकती, और उनका है भी नहीं विजन। वो एक बस एक पर्टिकुलर क्लास है, ठीक है, जो बस उनको टारगेट करते हैं और लगता है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस बना लेंगे, लेकिन वो उससे हो नहीं पा रहा क्रैक इस वजह से। वैसे आप ये भी तो देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ क्लोज टू द पॉपुलेशन ऑफ आवर सिटी कराची। उतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया देखें, इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट पूरी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है या फिर पाकिस्तान की उस क्लास को टारगेट कर रहा है जो कि उतनी होगी, तो वो अपना प्रॉफिट आराम से बना सकता है। वो आज़ाद चावला की एक वीडियो थी, उसमें वो कह रहा था कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है, पाकिस्तान में उतने लोग उतने पावरफुल हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रांड्स होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप ये अच्छा, देखें ना यार, अच्छा 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ में से 3 करोड़ की यहाँ आबादी होगी ऑस्ट्रेलिया की, तो पाकिस्तान में 25 में से 3 करोड़ तो होंगे लोग ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया की बाइंग पावर रखते होंगे, ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी के बराबर। तो आप उन 3 करोड़ के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, इट विल वर्क फॉर यू। अब देखें, दराज है, दराज कर रहा है, अच्छे खासे लोगों को मार्केट कर रहा है, टारगेट भी उनका अच्छा खासे हो गया, बट देन अगेन वो भी मेरा ख्याल है कुछ ई कॉमर्स की पूरी पाकिस्तान में मार्केट ही अभी बहुत कम परसेंटेज है। एग्जैक्ट मुझे याद भूल गया मैं। जिस तरीके से डिजिटलाइज होते रहेंगे, लोग ऑनलाइन आते रहेंगे, आईफोन स्मार्टफोन पर शिफ्ट होते रहेंगे, तो उस तरीके से पाकिस्तानी इकॉनमी जो है, डिजिटल इकॉनमी, वो ग्रोथ रहेगी। थैंक यू सो मच ताबिश फॉर टेकिंग आउट टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड आई वुड लव टू हैव अ कन्वर्सेशन अगेन वेरी सून। इंशाल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।